थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमने कवर कर दिया है। बट ये हमारा सारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, जिसको अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू कराऊंगा, और जिसके अंदर मैं आपको काफी दिनों से बिजी चल रहा था और फाइनली बहुत क्वेश्चन मैंने ले लिए। क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दूसरे लोगों से आगे निकलेंगे। तो एक क्लास के बाद हमारी ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चालू करेंगे। ठीक, तो आज मैं आपको आईसीटी के बारे में बताऊंगा, आईसीटी के चैप्टर के बारे में बताऊंगा। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होकर देन हमारी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आज आपके आईसीटी के चैप्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जल्दी से आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक चीज और आपसे शेयर करता हूं। जितने भी आपके कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस मिलेगी, तब आप लोगों की प्रैक्टिस के माध्यम से आपको लग भी जाएगा कि हाँ काफी नई चीज देखने को मिली है, जो आपसे पहले हम लोगों ने कभी देखी नहीं है। ठीक है, तब आप लोगों को लग जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में शुरुआत कर लेते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट का जो फॉर्मेट है आपके आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको ध्यान हो, मैं आपको एक चैप्टर करा चुका हूं टीएलएम के बारे में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में। ये चैप्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, वही हमारी ठीक तो है। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं। अब देखिए, एक सिलेबस के अंदर आपका चैप्टर है इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, ये एक आपके सिलेबस के अंदर आपका चैप्टर दिया हुआ है। अब इसी चैप्टर को दूसरा नाम दिया हुआ है टीएलएम के बारे में। अब टीएलएम मैं आपको करा चुका हूं, अब मैं आपको कराऊंगा आईसीटी के बारे में। और जो आपका टीएलएम होता है, ये आईसीटी का ही एक पार्ट होता है। तो यार ये जो सिलेबस इन्होंने बनाया है ना, समझ से बाहर है। या तो आपको सिलेबस को एक शॉर्ट फॉर्म में देना चाहिए था, या अगर आपने इसको इतना खोल कर दे दिया तो कम से कम फिर आपको टाइम देना चाहिए था, ताकि इसका थोड़ा जो रिसोर्स संसाधन मिल सके थे। चलो मैं आपका करा चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसको जाके देख लेना। आज की वीडियो के अंदर भी आपको टीएलएम की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपका आईसीटी का ही एक पार्ट होता है, जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो और जो आपका ऑडियो वीडियो जो मटेरियल होते हैं, वो आपका आईसीटी का ही एक पार्ट होता है। पर पहले बात कर लेते हैं कि आईसीटी क्या होता है। देखिए, आईसीटी के अंदर आपको 3 वर्ड देखने को मिल रहे होंगे। कौन कौन से? एक होता है आपका इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है आपका कम्युनिकेशन, तीसरा होता है आपका टेक्नोलॉजी। कहीं कहीं पर आपने आईटी वर्ड भी सुना होगा। ठीक है, तो आईटी वर्ड भी आपका आईसीटी का ही एक पार्ट होता है। पहले आप लोग जानिए आईसीटी क्या होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है कि जो सूचनाएं होती है, जिसको आप लोग स्टोर करते हो अपनी स्कीमा के अंदर स्टोर करते हो, इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है। दूसरा होता है आपका कम्युनिकेशन होता है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या काम करते हो, अपने जो विचार होते हैं, थॉट होते हैं, उसको आप लोग रिसीव करते हो और उसको सेंड करते हो। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेट के माध्यम से आप लोग करते हो। तीसरा क्या होता है आपका टेक्नोलॉजी होता है, जिसके माध्यम से जो आप लोग अपने विचारों को सेंड करते हो, रिसीव करते हो, विचारों का आदान प्रदान करते हो। तो जिन टीएलएम के माध्यम से आप लोग करते हो, जैसे अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा हूं, किसके माध्यम से कर रहा हूं? ये मैंने माइक लगाया हुआ है, ये आप लोग मेरे जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है उसके माध्यम से आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो यहां पर मैं टीएलएम का यूज कर रहा हूं, और आप लोग कैसे रिसीव कर रहे हो? आपने कंबल आप लोगों ने डाला हुआ है, कंबल के अंदर पढ़कर और मोबाइल फोन के माध्यम से आप लोग मेरे विचारों को रिसीव कर रहे हो। तो ये सभी किसका पार्ट हो जाएंगे? ये सभी आपके आईसीटी का पार्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर आप लोग इसकी एक डेफिनेशन देखना चाहे तो आप लोग इसकी डेफिनेशन के ऊपर एक बार नजर डाल सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट बनती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बनती है कि जो भी तथ्य होते हैं, सूचना होती है, या जिसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, उसको जानो पहले, और जानने के बाद फिर तुरंत उसी रूप में उसको आगे पहुंचा दो, जिस रूप में वो हो, उसको आईसीटी बोल देते हैं। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन को जानो और जानने के बाद उसको आगे पहुंचा दो उसी रूप में, उसी को आईसीटी कहा जाता है। यानी इंफॉर्मेशन के बेसिकली आदान प्रदान की यहां पर बात हो रही है, जो आपके आईसीटी के अंदर देखने को मिलता है। अब जो आपका आईसीटी होता है, तो आईसीटी का यूज किस किस में होता है, या इसका इंप्लीमेंटेशन किस किस के अंदर होता है, उसके बारे में भाई एक बार नजर डालिए। आज की डेट के अंदर आईसीटी का यूज हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर सेक्शन के अंदर, हर चीज के अंदर आपका आईसीटी का यूज देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा सेक्शन नहीं बचा हमारे देश के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जहां पर आईसीटी का यूज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, देखिए एजुकेशन के अंदर आईसीटी का भरकर यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूं टीचिंग में, तो टीचिंग के अंदर आईसीटी का यूज हो रहा है। आप लोग जाकर देख लीजिए, अभी भी हमारी टीचिंग के अंदर आईसीटी का यूज हो रहा है। लर्निंग के अंदर आईसीटी का यूज होता है। ठीक है, जो आप लोग चीजें लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, आईसीटी का यूज होता है। अगर हमको बच्चों का असेसमेंट करना है, तो असेसमेंट के अंदर बच्चों का यहां पर आईसीटी का यूज होता है। अभी जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना, इसमें आईसीटी का यूज हो रहा है। ठीक है, आप लोग जो चीजें यहां पर सीख रहे हो, मेरे विचारों को ग्रहण कर रहे हो, या जो मैं अपने विचार एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो किसके माध्यम से ये सब प्रक्रिया हो रही है? आईसीटी के माध्यम से हो रही है। वरना फिर क्या यहां पर तरीका होगा? आप लोगों को कहीं कोचिंग जानी पड़ती, अपना घर से निकलते, बाहर निकलते सर्दी में या सुबह के टाइम, कहीं पर भी किसी कोचिंग में जाते, वहां पर कोचिंग कर लेते, फिजिकली लेते, वहां पर अपने रजिस्टर में सब चीजें करते, और उसके बाद फिर वापस घर आते, फिर उसको याद करते। लेकिन अभी क्या काम हो रहा है? अपने बेड पर पड़े हुए हो, रजाई गद्दा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, उसके अलावा सारी चीज पीपीटी के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहे हो, आराम से बैठे बैठे डाउनलोड हो जाएगी और आराम से उसको अपना पढ़ लोगे इजीली। यानी घर बैठे आपको सारी चीजें फैसिलिटीज मिल रही है।
किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? मेरी वजह से नहीं भाई, आईसीटी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। मैं तो जस्ट एक माध्यम हूं। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? आईसीटी की वजह से पॉसिबल है। ठीक है। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसका यूज हो पा रहा है। आप जितने भी साइंस है और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वहां पर आईसीटी का यूज हो रहा है। अगर आप चाहे उठाकर देखोगे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अंदर देखिए आईसीटी का यूज होता है। ठीक है। अगर आप उठा के देखोगे हेल्थ, तो हेल्थ के अंदर आपका आईसीटी का यूज होता है। डिफेंस उठा के देखोगे तो डिफेंस के अंदर आईसीटी का यूज होता है। क्या कोई ऐसी जगह बची है जहां पर आईसीटी का यूज ना हो पा रहा हो? हर जगह आईसीटी का यूज देखने को मिल रहा है। अगर बात करें डेली लाइफ में, तो भाई डेली लाइफ में आईसीटी का यूज देखने को मिलता है। अभी आप लोग जब वीडियो खत्म कर दोगे तो तुरंत अपना व्हाट्सएप निकालकर रात में चैट करना शुरू कर दोगे। मुझे नहीं पता कहां पर आप लोग करोगे, क्या पता पढ़ाई भी करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। बहुत से बच्चे पढ़ाई भी करेंगे भाई, नेगेटिव वे में मत लेना। ठीक है। आर्ट के अंदर आईसीटी का यूज होता है, कलाओं के अंदर आईसीटी का यूज हो रहा है। जैसे बहुत सारी जो फेमस कला है गुजरात की है, जैसे आप लोगों ने सीटेट के अंदर मधुबनी पेंटिंग पढ़ा हुआ। लेकिन आज की डेट में जो आर्ट जो चलती है, पहले आपको उसकी जो पेंटिंग होती है कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, लैपटॉप के ऊपर करते हैं, तो बहुत फेमस जो कला जो चल रही है, या बहुत सारी जो चीजें जो चलती है, चित्रकारी चलती है, वो आजकल आईसीटी की हेल्प से आपकी हो रही है। यहाँ पर देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो आपका यूज हो रहा है, आईसीटी का यूज हो रहा है। आप लोग अगर बात करें ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है आज की डेट के अंदर। आप लोगों को अगर किसी के ऊपर एफआईआर करानी है, तो आप लोगों को अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना घर बैठकर ई ऑनलाइन के थ्रू एफआईआर करवा सकते हो। ठीक है। आप लोगों का जो अब चालान कटेगा, अब चालान के लिए पुलिस वाला आपको ये नहीं कहेगा तेरा इतने का चालान है, आपको उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके घर पर चालान कट करा जाएगा। तो ई गवर्नेंस पर अब बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आईसीटी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला है। और बिजनेस के लिए तो सबसे ज्यादा यूज आपका हो रहा है, आईसीटी का यूज हो रहा है। तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, तो क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहां पर आईसीटी का यूज नहीं हो पा रहा है? हर जगह आईसीटी का यूज देखने को मिलता है आपका। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। चलिए, जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, तो जॉब लगने के बाद आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? आपको चीजें देखने को मिलेगी, आईसीटी के यूज ही आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ है, जो केंद्रीय विद्यालय की जो जॉब है, केंद्रीय विद्यालय के जो आपको स्कूल है, ये आपकी लैब है। जितनी भी नई पॉलिसीज आती है, वो सबसे पहले आती है आपकी केवी के स्कूल में। सबसे ज्यादा वहीं पर आपकी इंप्लीमेंटेशन होता है, उसके बाद आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका, सारी नई पॉलिसीज आपके केवी के स्कूल के अंदर आती है आपकी। ठीक। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आपके आईसीटी के एग्जाम्पल होते हैं, और यहां से आपका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। तो आईसीटी के जो आपके एग्जाम्पल है, उनके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं, जो आपके आईसीटी के एग्जाम्पल है। ठीक ठीक। एक पूछे पीआरटी का एग्जाम कब से होगा? भाई बता दो भाई ने कब से होगा पीआरटी का एग्जाम। आईसीटी के एग्जाम्पल के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सा आईसीटी के एग्जाम्पल है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। स्मार्ट क्लास, वेरी गुड एग्जाम्पल भाई आपका। स्मार्ट क्लास यूज देखिए आजकल क्या हो रहा है। जब कोरोना का टाइम आया था, तो स्मार्ट क्लासेज आपकी चली थी, आईसीटी का आपका एग्जाम्पल है। ठीक, वेरी गुड भाई। चलिए देखिए, आईसीटी का पहला एग्जाम्पल आपका होता है रेडियो। रेडियो आपका आईसीटी का सबसे पुराना और सबसे ऑथेंटिक आपका माना जाता था, जो आपका एग्जाम्पल है रेडियो। जैसे जो आपके रिमोट एरियाज थे, ठीक है, जो आपके रिमोट जो एरियाज थे जहां पर कोई सुविधा नहीं थी, तो ऐसी जगह पर क्या होता था, आपका बहुत यूज होता था, रेडियो का बहुत यूज होता था। जैसे कोई मान लीजिए दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक, अगर मान लीजिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई मान लीजिए, पहले बात बताओ दृष्टिबाधित से बताओ, उसके बाद रिमोट एरियाज पर आऊंगा। अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट अगर कोई चाइल्ड है, कौन है? विजुअल इंपेयरमेंट अगर कोई चाइल्ड है, अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता, तो अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता, ठीक है, आपके स्कूल में क्लासरूम में अगर कोई इस प्रकार का बच्चा है, तो उसको एज ए टीएलएम के रूप में आप लोग रेडियो का यूज कर सकते हो। उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन सुनाकर या कुछ भी उसको चीजें इंफॉर्मेशन सुनाकर आप लोग उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हो। तो इसलिए रेडियो बहुत पुराना, बहुत पहले टाइम से चलता आ रहा है, आपका आईसीटी के रूप में चलता आ रहा है, टीएलएम के रूप में चलता आ रहा है। बहुत पुराना अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसको कह सकते हो 1930 से ये आपका एजुकेशन में यूज हो रहा है आपका, ठीक है, एजुकेशन पर्पज के रूप में आपका यूज हो रहा है आपका 1930 से। एक आपका जो प्रोग्राम आता था ज्ञानवाणी के नाम से आपका आता था, जो आपका बहुत फेमस चला था, इसी में रेडियो के नाम से, ज्ञानवाणी के नाम से, आप लोग चाहे इसको लिख सकते हो। इसकी खासियत ये भी है, ये इग्नू का एक चैनल भी है, ठीक है, ऑफिशियल चैनल है, इग्नू का एक चैनल भी है। तो ये इस पर जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी होती थी, सारी ऑथेंटिक ही आती है भाई, सबसे ऑथेंटिक चैनल यही है। तो इस पर जानकारी के माध्यम से बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी दी जाती थी। तो रेडियो को आपका आईसीटी का एक टूल, एक एग्जाम्पल भी माना गया है। रिमोट एरियाज मैंने इसलिए कहा जहां पर कुछ ऐसी सुविधाएं ना मिले बच्चों को, जहां पर ऐसे टीएलएम ना मिले, आईसीटी के उपकरण ना मिले, तो वहां पर जो रेडियो रहती है वो जरूर आपको मिल जाएगी। जैसे मैं आपके केवीएस की बात करूं, जैसे आपको ज्वाइनिंग जब मिल जाएगी, तो आपको डिपेंड करता है आपको स्टेशन कौन सा मिलता है। मान लीजिए आपको हार्ड स्टेशन मिल गया, ठीक है, आईसीटी का एग्जाम्पल हो जाएगा टीवी। तो देखिए टीवी बहुत पहले से चलता आ रहा है, और टीवी पर पहले प्रोग्राम आता था दूरदर्शन के नाम से। कौन सा आता था? दूरदर्शन के नाम से।
तो दूरदर्शन पर चीजें दिखाई जाती थी, और आप लोगों की पुरानी यादें ताजा भी हो गई होगी कि दूरदर्शन पर कौन कौन से प्रोग्राम आते थे। तो भाई मैं तो शक्तिमान देखता था, ठीक है। तो उस पर दूरदर्शन पर बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी आती थी चैनल पे, तो जो बच्चों को दिखाई जाती थी, जिसके माध्यम से बच्चों को एजुकेशन यानी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी। ये शक्तिमान तो अलग चैनल हो गया, वो दूरदर्शन पर नहीं आता था, वो वैसा आता था। तो दूरदर्शन जो प्रोग्राम आता था, चैनल आता था, उस पर ये चीजें दिखाई जाती थी। उस चैनल का नाम था आपका ज्ञान दर्शन। कौन सा चैनल था वो आपका? ज्ञान दर्शन चैनल था। और ये जो चैनल है ये भी आपका इग्नू का चैनल है। कौन सा चैनल है आपका? ये भी आपका इग्नू वालों का जो चैनल है। इस पर बच्चों को जो जानकारी है वो आपको दिखाई जाती थी, सुनाई जाती थी। और ये कैसा आपका टीएलएम हो गया? ये आपका ऑडियो वीडियो, ये आपका ऑडियो वीडियो दोनों प्रकार का टीएलएम हो गया, जिसको देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, ठीक है। और ये आपके टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए आपके इंपोर्टेंट रहते हैं, जो आपके ये टीएलएम रहते हैं। अगर बात करें भैया आपकी कंप्यूटर की, और आज की डेट में कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं? जो आपके स्मार्ट कंप्यूटर रहते हैं, ये आपके आईसीटी के टूल रहते हैं। तो कंप्यूटर भी आपका आईसीटी के टूल्स के अंदर आ जाएगा। तो कंप्यूटर पर आपको क्या चीजें देखने को मिलती है? तो भाई कंप्यूटर पर आपको बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। बच्चों को आप कोई भी चीजें दिखा सकते हो, सुना सकते हो। तो सबसे ज्यादा आज की डेट के अंदर जो यूज हो रहा है आपके स्कूल के अंदर, वो कंप्यूटर का यूज हो रहा है। देखिए, जब आपका केवीएस का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, तो 2018 से पहले कई मीडिया में क्या हो जाएगा? मल्टीमीडिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने जो अभी चल रहा है। मल्टीमीडिया में क्या हो जाता है भाई? मल्टीमीडिया में आपकी ऑडियो हो जाएगी, मल्टीमीडिया में आपकी वीडियो हो जाएगी, मल्टीमीडिया में आपकी ग्राफिक्स हो जाएगी, मल्टीमीडिया में आपकी ग्राफिक्स हो जाएगी, कलर हो जाएंगे, और मल्टीमीडिया में आपके डिजाइन हो जाते हैं। जैसे भी आप लोगों के सामने चीजें दिख रही है, जैसे जो आपके पीपीटी वगैरह के थ्रू जैसे आपको पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं पीपीटी के थ्रू, तो पीपीटी में देखिए आपको पिक्चर भी रहती है, कलर्स भी रहते हैं, डिजाइन भी रहते हैं, ग्राफिक्स भी रहते हैं। तो ये सब चीजें किसके थ्रू रहती है? आपकी मल्टीमीडिया के थ्रू रहते हैं। आप लोगों ने देखा ना, एक आपका वो आता है जीआईएफ के थ्रू आता है। अगर किसको फुल फॉर्म पता है तो आप लोग बता सकते हो, जीआईएफ के थ्रू आता है। इसमें ऑडियो नहीं आती, इसमें खाली वीडियो आती है। तो ये भी आपका मल्टीमीडिया के अंदर आएगा। कुछ आपने देखा होगा, अगर यही पे वीडियो चल जाएगी तो ऑडियो वीडियो दोनों आ जाएगा, तो ये भी आपका मल्टीमीडिया के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका आईसीटी का टूल होता है। एम लर्निंग, एम लर्निंग का क्या मतलब है? ठीक है, एम लर्निंग का मतलब होता है मोबाइल लर्निंग। एम लर्निंग का क्या मतलब होता है? मोबाइल लर्निंग। अगर इसकी बात करूं तो ये होता है आपका मोबाइल लर्निंग, इसको कहा जाता है। अब देखिए, इसका प्रचलन अगर मैं बात करूं पर्सनली लेवल पर, तो सबसे ज्यादा जो प्रचलन चल रहा है वो इसी का चल रहा है, मोबाइल लर्निंग का। बच्चा पैदा होने के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्यार करता है तो करता है माँ बाप को नहीं, इसको सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो मोबाइल लर्निंग आपका जो एम लर्निंग होता है ना, ये आईसीटी का सबसे इफेक्टिव टूल आज की डेट में माना जा रहा है। और बच्चों को कुछ दो ना दो, लेकिन मोबाइल पहले दे दो। 1 साल का बच्चा भी मोबाइल के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इतना जान जाता है, इतना कोई बड़ा भी नहीं जानता। अब देखिए, मोबाइल के थ्रू क्या क्या चीजें हो जाती है। मोबाइल के थ्रू बच्चा क्या जानता है? बच्चा नहीं जानता, मतलब जो क्या क्या काम यूज में आते हैं। एसएमएस जानता है, इंटरनेट का यूज करना जानता है, इंटरनेट के थ्रू जानकारी लेना जानता है, गूगल मैप के बारे में जान जाता है, ठीक है, गूगल मैप के बारे में जान जाता है। और जितनी भी जो जानकारी होती है जो मोबाइल से संबंधित होती है, वो आईसीटी के बारे में जानना शुरू कर देता है। यहां पर बैठे बैठे, एक जगह बैठे बैठे मैं आपकी जो बात है, आपके विचार है, बैठा बैठा पढ़ सकता हूं। किसके थ्रू? मोबाइल के जरिए। यहां पर बैठा बैठा पढ़ सकता हूं, ठीक है। किसका टूल है? आईसीटी का टूल है। वरना मुझे क्या पता आप लोग वहां पर बैठे बैठे गाली दे रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो, ठीक है। तो वो तो मुझे यहाँ से किसके माध्यम से पता चलेगा? मोबाइल के माध्यम से आपके कमेंट आ रहे, ठीक है। गाली मत दे देना कोई सा, ठीक है। चलिए, अगला होता है आपका इंटरएक्टिव क्लासरूम। इंटरएक्टिव क्लासरूम भी आपका आईसीटी का टूल होता है, जहां पर आपस में इंटरैक्ट करके जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपके आईसीटी के टूल्स के अंदर आएगा, ठीक। अगला होता है आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आपका आईसीटी का टूल होता है। प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आ जाएगा? प्रिंट मीडिया के अंदर आ जाएगी आपकी टेक्स्ट बुक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टेक्स्ट बुक आपकी आ जाएगी, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती है, या फिर आप लोग कह सकते हो आपका जो न्यूज़पेपर होता है, तो वो आपका प्रिंट मीडिया के अंदर आपके ये आ जाएगा। ये आपके आईसीटी के टूल्स होते हैं। अगला आता है आपका टेलीकास्टिंग प्रोग्राम। जो टेलीकास्ट वाले प्रोग्राम होते हैं, जो आप लोग सीरियल वगैरह देखते हैं, ठीक, खासकर जो महिलाएं होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप से ग्रसित मत कर देना, पुरुष नहीं देखता कोई भी जो है, जो सीरियल होता है बहुत कम लोग देखते हैं जो पुरुष देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग महिलाएं सीरियल देखते हैं, पुरुष मैंने बहुत कम देखते हुए देखे। आप चाहे मुझे आप जेंडर स्टीरियोटाइप से ग्रसित कह दो, कुछ ही कह दो, लेकिन मैंने जितने देखे महिलाएं देखी है। या फिर इसकी जगह आप लोग लिख लीजिए लाइव, जो आपकी स्ट्रीमिंग वाले प्रोग्राम होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वाले प्रोग्राम आप लोग इसमें कह सकते हो। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मन की बात करते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आपके आ जाएंगे। उसके अलावा OER, इसको देखो यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ओपन एजुकेशन रिसोर्स का क्या मतलब है? ऐसे रिसोर्स जो सबके लिए ओपन है, वो होते हैं आपके ओपन एजुकेशन रिसोर्स, जो सबके लिए फ्री है। आप लोग इसको लिखिए, जो सबके लिए फ्री है, निःशुल्क है, जो सबके लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई कंटेंट ढूंढना है, आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, आपको कोई खाना बनाने की विधि मालूम करनी है, तो आप लोग क्या काम करते हो? आप लोग सीधा अपना मोबाइल खोलते हो, सीधा यूट्यूब के ऊपर जाते हो और यूट्यूब पर जाकर उस चीज को सर्च करते हो। तो क्या यूट्यूब पर जाकर सर्च करने के आपको कोई पैसे लगते हैं? आपको कोई पैसे नहीं लगते। आप लोग यूट्यूब के ऊपर गए, सर्च करा, आपके सामने दुनिया भर की वीडियो आ गई, तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री कंटेंट आपके लिए। तो वो कैसा होता है? ओपन एंडेड रिसोर्स। वो रिसोर्स आपके लिए कैसे ओपन है, फ्री है आपके लिए, उसके लिए कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता।
जैसा आप लोग जब अपने सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके ईवीएस की थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी से पेपर आता है। तो आप लोग क्या काम करते हो, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है आपको गूगल से जाकर सीधा उसको डाउनलोड कर लेते हो। तो एनसीईआरटी होगी, एससीईआरटी होगी, जो आपकी यूजीसी की जो आपकी वेबसाइट हो गई, तो ये सब कैसा रिसोर्स है, ये आपकी ओपन एंडेड रिसोर्स होती है जहां से आप लोग इसको जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आती है आपके ओईआर के अंदर आती है, यानी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स के अंदर आपकी आती है। ठीक, तो ये जितने भी टूल्स मैंने आपको बताई, ये आपके आईसीटी के एग्जाम्पल थे, यानी इसके टूल्स थे। आई होप आपके सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक, चलो भाई, यहां तक अगर कोई आपको दिक्कत नहीं आई तो आप लोग इसको आगे ले सकते हो। ठीक है किसके अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहां तक आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, तो रूल है या आईसीटी की जो इंप्लीकेशन है या फिर आईसीटी की जो विशेषता है कि आईसीटी को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। यह कहता है कि शिक्षा शास्त्र को बदलना आईसीटी के अकॉर्डिंग जो पेडागोजिकल अप्रोच है वो बदली जा सकती है। कैसे, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही या बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो क्या काम किया जा सकता है, आईसीटी के टूल्स का यूज करो कि बेटा अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे प्रोसेस के थ्रू समझा देता हूं। एक काम करो, मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा देता हूं, कोई अपना वीडियो चला दी या कुछ दूसरे और अप्रोच का यूज कर दिया, तो जिससे बच्चा उस चीज को इजीली समझ पाएगा। तो पेडागोजिकल अप्रोच को दूसरे तरीके से सिखाया जा सकता है बच्चों को। तो जो पेडागोजिकल अप्रोच है या जो शिक्षा शास्त्र है उसको बदला जा सकता है, किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। अगर यही चीज मैं आपको, जो स्मार्ट बोर्ड वो होता था, व्हाइट बोर्ड होता था, अगर उसके माध्यम से आपको चीजें सिखाऊं और सिखाने के बाद लिख दिया, फिर उसको मिटो दिया, फिर लिख दिया मिटो दिया, और मान लीजिए यहाँ पर फोटो भी ना दिखे, पीपीटी भी ना दिखे, तो क्या आप चीजें यहाँ पर सीख पाओगे? उस वाले व्हाइट बोर्ड से ज्यादा अच्छे तरीके से सीखोगे या इस वाले व्हाइट बोर्ड से अच्छे तरीके से सीखोगे? इस वाले से सीखोगे भाई आपके। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल सबसे इफेक्टिव है, ये स्मार्ट बोर्ड, ये आपका आईसीटी का सबसे इफेक्टिव तरीका है आपका। ठीक है, इससे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सीखोगे। तो पेडागोजिकल अप्रोच जो चेंज करी जा सकती है ना, वो आईसीटी के थ्रू चेंज की जा सकती है। यही बात आपका सीबीएसई भी बोल रहा है। समुदाय के साथ नई साझेदारी बनाई जा सकती है। अब देखो पार्टनरशिप कैसे करी जा सकती है कम्युनिटीज के बीच में, इसको देखो, बहुत बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक आपका सैटेलाइट बना था जिसका नाम था एडुसेट। क्या नाम था जिसका? वो बना था आपका एडुसेट, यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट। सीटेट के अंदर जो आपका पेपर 2 है जिन बच्चों का सोशल साइंस, तो वहां पर एक आपका एडुसेट के नाम से सैटेलाइट था, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एजुकेशन सैटेलाइट। ये कैसा था देखिए, इसके ऊपर नजर डालिए। एडुसेट सैटेलाइट का मतलब ये था, जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर कोई सेमिनार हो रही है, ठीक है, यहां पर दिल्ली के अंदर कोई सेमिनार होनी है। अब ये सेमिनार दिल्ली के अंदर होनी है, लेकिन जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो स्टेट है, तो वहां से जितने भी एम्प्लॉई है उनको बुलाएगा कि भाई आप लोगों को दिल्ली के अंदर आना है, और सेमिनार के अंदर जो जो पॉलिसीज आनी है उनको समझिए और फिर अपने स्टेट के अंदर इनको इंप्लीमेंट करिए। अब ये बड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा कि भाई एक तो पहले तो सभी को आना पड़ेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगी? उनका खर्चा सरकार उठाएगी। तो पहले तो उनको आने का, यहाँ पर बुलाने का खर्चा, फिर उनको रहने रुकने खाने पीने का खर्चा, फिर उनको यहाँ पर समझाने का खर्चा, फिर उनको भेजने का खर्चा। तो ये तो खर्चा का वाला काम हो गया भाई। तो गवर्नमेंट ने क्या काम करा, एक सैटेलाइट लॉन्च करा जिसका नाम था एडुसेट, यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट। इन्होंने कहा किसी को आने की जरूरत नहीं है, अपने वहीं पर रहो, जो भी आपका स्टेट है वहीं पर रहो। तो जैसे मान लीजिए ये अलग अलग स्टेट बने हुए हैं, ठीक है, ये अलग अलग स्टेट बने हुए हैं, कोई आपका हरियाणा है, कोई बिहार है, कोई यूपी है, कोई राजस्थान है, कोई उत्तराखंड है, एक्सवाइजेड जितने भी स्टेट है। तो यहां पर ये सैटेलाइट बना हुआ है अंतरिक्ष के अंदर, ये रहा सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट मैंने बना दिया। तो यहां पर दिल्ली से ये इस सैटेलाइट के थ्रू यहां पर जो भी अपना सेमिनार के अंदर चीजें चल रही है, और सैटेलाइट से बाकी के स्टेट में सीधा अपना प्रसारण हो गया, जो भी इसके अंदर यहां पर चीजें चल रही है। ठीक है, किसी को कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। जो मेरे यहां पर चीजें चल रही है, जैसे अभी मेरी जो क्लास चल रही है लाइव क्लास, आप लोग जितने भी स्टेट के बच्चे हो, कोई अलग स्टेट का है, कोई अलग स्टेट का है, तो सभी जगह मेरी क्लासेस चल रही है। सेम उसी तरीके से जो आपका एडुसेट है उसके थ्रू एक जगह पर बैठकर जितने भी स्टेट है वहां पर वो चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी, जो जो पॉलिसी, जो जो योजना मुझे चलानी है। जैसे अभी मेरी जो क्लास चल रही है सब जगह देखने को मिल रही है। तो यार ये कॉस्टली पड़ा या सस्ता पड़ा? सस्ता पड़ा भाई, और इजिली तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। तो जो समुदाय है, कम्युनिटीज है, क्या वो अच्छी तरीके से जुड़ पाएगी या नहीं जुड़ पाएगी? मैं एक जगह पर खड़ा होकर पूरी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट के बच्चे हैं उनसे कनेक्ट हो पा रहा हूं। मेरी चैट के अंदर जितने भी इंडिया के स्टेट के बच्चे हैं ना इस टाइम पर, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान का है, अलग अलग स्टेट के बच्चे मेरे साथ एक साथ आ गए। तो यहां पर क्या काम हो रहा है, यहां पर समुदाय के साथ नई साझेदारी बन रही है। किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। तो क्या बन नहीं रही साझेदारी? क्या यहाँ इस चैट बॉक्स के अंदर किसी एक स्टेट के बच्चे या किसी एक आपके समुदाय के बच्चे? नहीं, ये जो चैट बॉक्स दिख रही है ना, यहाँ पर आप लोग अलग अलग स्टेट के बच्चे हो। तो आईसीटी के माध्यम से क्या चीज देखने को मिली है? समुदाय के बीच भागीदारी देखने को मिलती है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की खाई को पाटना मतलब देखिए, अब बच्चे की जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा है, अब अनौपचारिक शिक्षा तो बच्चे की घर से शुरू हो जाती है। ठीक, जब बच्चा जो है अपनी फैमिली में रहता है तभी से उसकी अनौपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। मैं तो ये कह रहा हूं बच्चे की अनौपचारिकता, बच्चा तो तभी से अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू कर देता है, क्योंकि आज की डेट में तो बच्चे के पास मोबाइल फोन आ गया, और मोबाइल फोन आपका आईसीटी का उपकरण है, तभी से सीख लेता है सारी चीजें। हमारे टाइम में सुविधा नहीं थी, हम तो पेड़ों पर झूलते थे, पार्क के अंदर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, हमारे टाइम पर ये सुविधा नहीं थी। लेकिन आज की डेट में बच्चा सारी चीजें सीख जाता है। तो बच्चा जब स्कूल में जाकर अपनी औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करता है, तो और उससे पहले जो अपने घर पर अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करता है, उसके बीच का जो गैप रहता है ना, वो आईसीटी का जो उपकरण रहता है, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इसके माध्यम से उसको गैप को कम कर देता है। ठीक है,
अगला है छात्रों को प्रेरित करे और उत्साहित करे। तो ये तो भैया एक टीचर का काम होता है, ये तो कोई नया पॉइंट नहीं है। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को संबोधित करे। यहां पर बात हो रही है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, इंडिविजुअल लर्नर्स की। मान लीजिए आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं किसको तेजी से पढ़ने की जरूरत है, कोई ये कहता है सर जी तेज पढ़ाओ, कोई कहता नहीं सर जी हमको धीरे पढ़ाओ। तो सबके अपने इंडिविजुअल गोल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो क्या होता है, जैसे पीपीटी का आता है, कोई कहता है सर जी हमको पीपीटी पर पढ़ाओ, कोई कहता है हमको बिना पीपीटी पर पढ़ाओ। तो सभी का ख्याल रखना पड़ता है। तो आईसीटी के माध्यम से क्या होता है, कोई चीज मैं समझा देता हूं, कोई चीज पीपीटी पर लिख देता हूं, ताकि मैक्सिमम बच्चों का जितना हो सके सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये सभी किसके थ्रू होता है, आईसीटी के माध्यम से होता है, वरना आईसीटी के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे क्या कहता है, संसाधनों तक तत्काल पहुंच प्रदान करना। जो भी आपके टीएलएम है, जो भी आपके रिसोर्स है, उस तक तत्काल पहुंच प्रदान करो। और कौन करेगा तत्काल पहुंच, टीचर करेगा, प्रिंसिपल करेगा, और जो आपकी पॉलिसी बनाने वाले हैं वो करेंगे भैया आपके। जानकारी को नए तरीके से प्रस्तुत करें, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नए तरीके से इंप्लीमेंट करो, बच्चे तक पहुंचाओ, बच्चों को सिखाओ। और ये कौन करेगा, आपके आईसीटी के जो टूल्स है उसके माध्यम से आपको करेंगे। छात्रों को सक्षम आईटी उपयोगकर्ता बनाओ। देखो यहां पर आ गया आईटी, आईसीटी नहीं कहा इसने, यहां पर आया आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आ गया, कम्युनिकेशन छोड़ दिया। मैंने कहा जो आईटी होता है ना, वो आईसीटी का ही एक पार्ट होता है, आईसीटी का ही एक संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, तो आईटी का आपको उपयोगकर्ता बनाने की बात की, आईसीटी बोल देता, लेकिन इसने आईटी का तो बात ही की आपकी। ठीक, सूचना चाहने वाला बनाओ, समस्या हल करने वाला बनाओ, डिसीजन लेने वाला बनाओ, संचारक और निर्माता बनाने में सक्षम करने वाला बनाओ। मतलब हर तरीके से बच्चों को एडवांस बनाओ, जो आईसीटी के जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, उनका सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए, उनको सुचारू रूप से चला पाए। आज की डेट के अंदर जैसे आपका खुद का एग्जाम है, सीबीटी मोड पर एग्जाम है, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम है। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता होगा तो क्या एग्जाम इजीली तरीके से पास कर पाओगे? नहीं, आपको दिक्कत आएगी फिर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए कहा जाता है ज्यादा ज्यादा टेक्निकल आप लोगों को बनना है। ठीक, आगे कहता है कि सूचित, जिम्मेदार और वैश्विक नागरिक तैयार करो। वही वाली बात है, तभी तो आपके जितनी भी चीजें बचपन से स्कूल के टाइम से अब आपकी टेक्निकल होती जा रही है, जहां पर आईसीटी के टूल्स का ज्यादा आपके यूज हो रहा है स्कूल के अंदर। ठीक, हमारे टाइम में सिर्फ एक ही चीज होती थी कंप्यूटर, उस पर भी सिर्फ शनिवार को लेकर जाती थी जो हमारी मैडम थी। ठीक है, और थोड़ा ही टाइम देती थी। ठीक, मुझे ज्यादा टाइम मिलता था क्योंकि हमारा खुद का स्कूल था मेरी वहां पर चल जाती थी अपनी। ठीक है, मैं मैडम से बोलता था कि भैया से बोल दूंगा टाइम ज्यादा दे दो वरना। अगला आपका आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, यानी यहाँ पर बात हो रही है प्रमोट की बात हो रही है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हो रही है कि बच्चा हमेशा सीखे, जिंदगी भर सीखे। ठीक है, और सीखने को क्या कहा गया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा गया कि बच्चा हमेशा सीखे, जिंदगी भर सीखे। यहां तक आप लोग समझ गए जितने भी पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट कहे हुए आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहे हुए, जिसको आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, आर्यन मौर्य कह रहे पीआरटी का एग्जाम कब होगा? भाई आप लोग ने अभी तक नहीं देखी डेट शीट, आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पर? मेरे ख्याल से आप लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। वो एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि पीआरटी की डेट हुए। देखिए अब यहां पर जो आईसीटी है तो उसके कुछ यहां पर महत्व लिखे हुए कि आईसीटी का हमारे पूरे देश के अर्थव्यवस्था के अंदर या हमारे पूरे देश के लिए क्या क्या महत्व हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत जल्दी एक बार नोट के अंदर नजर डाल लेते हैं, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, सब बोला पोस्टपोन होगा। देखिए मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अननेसेसरी चीजें में मत पढ़िए। अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं, अगली चीज देखिए किसका क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है आप लोगों की चीजों के अंदर, उसके ऊपर एक बार नजर डालिए। जो आपका आईसीटी है, ठीक है, आईसीटी है वो अर्थव्यवस्था का आधार होता है। देखिए कोई भी देश हो, ना सिर्फ हमारा देश हो या ऑल ओवर इंडिया का कोई भी आपका देश हो, उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, उसका आधार होता है आईसीटी आज की डेट के अंदर। मैंने बताया आईसीटी का आपका यूज किसके अंदर होता है? क्या सिर्फ एजुकेशन के अंदर होता है? जी नहीं, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आईसीटी का यूज होता है। गवर्नेंस के अंदर होता है, एग्रीकल्चर के अंदर होता है, डिफेंस के अंदर होता है, XYZ जितनी भी चीजें होती है शुरुआत के अंदर ही। जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो देखनी शुरू करी है, शुरुआत में देखना, हर चीज के अंदर आपका आईसीटी का यूज आज की डेट के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो आज की जो बैकबोन है ना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, वो एक तरीके से बन गई आपकी कौन? आईसीटी बन गई है। तो अर्थव्यवस्था का आधार होता है। जल्दी से इन पॉइंट के ऊपर नजर डालिए। आईसीटी पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी है। गरीब लोगों को सूचना संपन्न बनाकर ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्लान है, जैसे मैंने बताया, एक दो मेरे खुद दोस्त है जो अभी आईएएस बने थे, तो उन्होंने कहा भाई मेरा भी यूट्यूब चैनल बनवा दे। मैंने कहा क्यों भाई? कहने लगा यार बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है जो मैं नहीं पहुंचा सकता अपनी एक सीट पर बैठकर, तो मैं क्या काम करूंगा, यूट्यूब चैनल बना दूंगा और वहां से बहुत सारी अपनी ऐसी पॉलिसी रहेगी तो मैं अपना कम्युनिकेट कर पाऊंगा, मतलब ओरली यूट्यूब चैनल बनाकर। तो वो खुद क्या काम कर रहा है, यूट्यूब चैनल बना के क्या काम करेगा? आईसीटी का यूज ले रहा है वो वहां पर। ठीक है, ताकि अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचा पाए। तो क्या काम कर रहा है? गरीब लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहा है वो। तो वो देखो खुद पहुंचाना चाह रहा है अपनी इस बात को, ताकि गरीब लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए। वरना उसके ऑफिस में कौन आएंगे? वही आएंगे, नेताजी टाइप वाले लोग आएंगे। ये क्या है भाई इतना टाइम? ये कौन है भाई? खत्म होने वाला जल्दी। सूचना समृद्धि से सशक्तिकरण होता है, ये वाली बात सही है। देखिए जब गरीब लोगों तक या आम लोगों तक ये वाली बात जाती है तो आदमी क्या होता है? सशक्त होता है। कोई आदमी उसका फिर बेवकूफ नहीं बना सकता। कोई आदमी जाके कहेगा नहीं इतनी चीज इतने पैसे सरकार ने आप लोगों को देने की बात की है, लेकिन जब गरीब आदमी के पास आज की डेट में क्या है? फोन है, वो छुट्टे क्या कहेगा? अरे नहीं झूठ बोल लो, देखो इतनी बात कही है, तुम हमारा पागल बना रहे हो। तो आदमी में क्या होगा? सशक्तिकरण होगा। ठीक है, उसके अंदर पावर आएगी। ठीक,
अगला है सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है और यह भ्रष्टाचार को कम करने में मदद भी करती है। देखो जो हमारी ये वाली करंट गवर्नमेंट चल रही है, तो ये ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करने की बात कर रही है? ई गवर्नेंस की बात करती है। जब से 2014 से वाली गवर्नमेंट आई है, ठीक है, कि हम जितनी भी चीजें हैं वो पेपर के ऊपर काम ना करके इसको ऑनलाइन काम को कराया जाए ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। होगा नहीं होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये किस पर जोर दे रही है? ये आपकी आईटी पर जोर दी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर जोर दी है, ताकि जो ऑनलाइन काम होते हैं ना उसमें भ्रष्टाचार कम होता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा राक्षस है, एकदम तो हमारे देश से खत्म होने जरा धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग नियोजन में, नीति निर्माण में और निर्णय लेने में किया जाता है। हर चीज में इसका यूज किया जाता है। जितनी भी पॉलिसीज होती है या जितने भी कोई देश की अर्थव्यवस्था का जब निर्माण किया जाता है या नीतियां बनाई जाती है, हर चीज में इसका यूज किया जाता है। तो भाई जितने भी आपके पॉइंट बनते थे इसके अकॉर्डिंग ये मैंने यहां पर बता दी। अच्छा एक और रह गया, ये नए रोजगार सर्जित करता है। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट आप लोगों से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसको देख लेना। होते या नहीं होते आप लोगों के सामने हो गया, 4 साल बाद वैकेंसी देखने को मिल रही है। पर बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अधिगम के ऊपर बात करते हैं, लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। अधिगम क्या होता है? सीखने को अधिगम कहते हैं। बट सीखने के अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन में कहूं कि सीखने की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनआईओएस, एक जो ऑथेंटिक डेफिनेशन मानी जाती है, तो एक ऑथेंटिक डेफिनेशन अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किसी भी ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग, तो वो ऑथेंटिक डेफिनेशन होती है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको ही अधिगम कहते हैं। ये लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइन है जो इस पूरी लर्निंग की जान है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो समझ लो आपको लर्निंग समझ में आ जाएगी। एक छोटी सी लाइन है लेकिन अपने आप में इसके अंदर इतनी चीजें छुपी हुई है, आप देखो कितनी कितनी चीजें छुपी हुई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी या एनआईएस को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है, सारे के सारे बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़ रहे होंगे। देखिए अनुभव द्वारा, ये तीन वर्ड मेन है, 3 वर्ड, एक तो अनुभव, एक व्यवहार यानी बिहेवियर जो होता है, और एक हमारा जो स्थायी परिवर्तन। ठीक है, ये 3 वर्ड इसके अंदर मेन है। देखिए अनुभव द्वारा यानी जो एक्सपीरियंस होता है उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है उसी को लर्निंग कहते हैं, उसी को अधिगम कहते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करा, जो आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स था, जैसे आप लोगों ने बीएड करा, डीएलएड करा, बीटीसी करा, आपने डाइट करी, तो वहां पर आप लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें सीखी। ठीक है, मान लीजिए आपने जीन पैजे सीखा, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, टीचर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को इस मेथड्स के थ्रू आपको पढ़ाना चाहिए, तो वहां पर कुछ ना कुछ आप लोगों ने चीजें सीखी। वहां पर सीखने के बाद आप लोगों ने अपना सीटेट का एग्जाम दिया और सीटेट के एग्जाम में भी आपने वहां पर सेम चीजें सीखी कि बच्चों को सेम हमको इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, कभी उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमको उनको देनी चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, इस तरीके की चीजें आपने फिर सीटेट के एग्जाम में सीखी। तो यहाँ का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ी हुई चीजें आपने सीटेट में काम आई, आपके सेम चीजें आपके केवीएस के पेडागोजी में भी काम आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यही अनुभव आपके केवीएस के पेडागोजी में भी काम आ रहा है, और केवीएस के पेडागोजी के बाद जब आप लोग अपने रिटर्न का एग्जाम पास कर जाओगे तो यही एक्सपीरियंस आपको अपने इंटरव्यू में भी काम आएगा। अब आपको बताता हूं इंटरव्यू में कैसे काम आएगा। देखिए ध्यान से सुना मेरी बात, आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम पास कर दिया, उसके बाद आप लोगों के पास कॉल लेटर आएगा कि भाई आप लोग अलॉट होते हो, सेलेक्ट होते हो, सेलेक्ट होते हो और इंटरव्यू के लिए आपको एक सिटी मिल जाएगी कि वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा, आप लोगों के सामने आपका पैनल बैठा होगा, 4 लोग बैठे होंगे, 3 खड़ूस से मिलेंगे, एक आधा मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा आपको। तो वहां पर आपको हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, जीके से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे, पोएम पूछेंगे, आपको कुछ एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जो जितने भी क्वेश्चन पूछे सभी का आंसर दे पाएगा? दुनिया में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो पैनल के सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, कोई ऐसा नहीं है। बट यहां पर जो आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, सीटेट में जो पढ़ा, केवीएस में जो पढ़ा, तो जो चीजें आपने यहां पर पेडागोजिकल चीजें पढ़ी कि भाई हमको बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी, बच्चों को जो भी एजुकेशन देनी, चाइल्ड सेंटर्ड उनको देनी है, बच्चों को जो क्लासरूम में पढ़ा रहे उसको बाहर की एक्टिविटीज से जोड़कर पढ़ाना है, जो यहां पर आप लोगों ने अपने अनुभव यहां पर गेन किया, जो यहां पर चीजें आपने पढ़ी, वो यहां पर आपको अपने इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो यहां पर ये चीज आपके क्या काम करेगी, आपके व्यवहार में भी आपको स्थायी परिवर्तन देगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं, एक रियल एक्सपीरियंस के माध्यम से। भाई मैंने सीटेट का एग्जाम पास करा तो मैंने देखा यार अच्छा बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देती, यार हमें तो बहुत तोड़ देते हमारे टीचर, तो मेरी मेंटेलिटी चेंज हो गई। उसके बाद मैंने अपना केवीएस का एग्जाम दिया, रिटर्न एग्जाम दिया, उस टाइम पर आपकी पेडागोजी पूछी जाती थी, 30 नंबर की पूछी जाती थी, फिर मेरी मेंटेलिटी चेंज होगी, हाँ भाई बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखनी है। फिर मैं गया इंटरव्यू देने, पता है मेरे से कैसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो आप क्या काम करोगे? तो मैंने ये चीजें पढ़ रखी थी सीटेट और केवीएस के अंदर। मैंने कहा जी अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा तो मैं दोस्त से आकर पूछूंगा उसके कि भाई वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा फिर दोस्त से आकर पूछ लिया, फिर भी नहीं पता चला, फिर क्या काम करोगे? मैंने कहा फिर मैं उनके पेरेंट्स को बुलाऊंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चा नहीं आ रहा। अच्छा फिर भी नहीं आया वो बच्चा, फिर क्या काम करोगे? तो मैंने कहा मैं खुद घर जाऊंगा और पता करूंगा बच्चा क्यों नहीं आ रहा। तो देखो मेरी मेंटेलिटी किस प्रकार चेंज हुई। तो मेरे जो अनुभव थे जो मैंने सीटेट केवीएस में करे, उससे मेरे व्यवहार में क्या आया, मेरे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आया। ध्यान से सुनना, जितनी भी बात है सब आपके केवीएस से जुड़ी बात आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पुटअप करा, पेडागोजी से क्वेश्चन संबंधित पुटअप करा। अच्छा एक बार बताओ, आपकी क्लास में 2 बच्चे लड़ रहे हैं,
ठीक है, तो आप उनको सोल्यूशन किस प्रकार से कराओगे? मैंने कहा मैं उनको पहले शांत कराऊंगा कि भाई आप लड़ क्यों रही हो, और लड़ने के बाद फिर प्रॉब्लम को जानूंगा, डायग्नोस करूंगा। एक टीचर का काम है सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना, डायग्नोस करना कि बेटा आप लोग लड़ क्यों रहे हो। और जब समस्या को मैं जान जाऊंगा, फिर क्या काम करूंगा, उन बच्चों को आपस में कुछ ऐसा वर्क दूंगा जिससे वो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ एक्टिविटी कर पाए, जिससे आपस में दोनों में सहयोग की भावना जगेगी और आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ वो काम करेंगे। अच्छा आप ये वाला काम करोगे? अच्छा। एक बहुत ही नोटिक तरीके का क्वेश्चन पूछा वहां के पैनल ने मुझसे, उन्होंने कहा अच्छा किसी बच्चे को नोजी आ जाएगी तो आप क्या काम करोगे? अगर मेरी समझ यहां पर विकसित नहीं होती, यानी कि मुझे ये अनुभव यहां पर विकसित नहीं होते, पता मैं क्या कहता, अरे मैडम मैं थोड़ी साफ करूंगा नोजी, ये मेरा काम है नोजी साफ करने का, तो मैं तो नहीं करूंगा साफ, मेरा काम है पढ़ाने का, टीचर का काम होता है पढ़ाने का, मेरे उसके लिए नोजी साफ करने का, तो मैं तो ये वाला आंसर देता। बट मैंने सीटेट में, केवीएस में, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में इतना अनुभव गेन कर लिया था कि बच्चों को मैंने किस प्रकार से एजुकेशन देनी है, तो मैंने क्या काम करा, मैंने कहा जी मैं साफ करूंगा। तो वहां पे वो पैनल हंसे, अच्छा आप साफ करोगे नोजी? मैंने कहा हाँ जी मैं साफ करूंगा तो सारे के सारे हंसने लगे। तो आप लोगों ने क्या चीज देखी कि जो मैंने यहां पर चीजें अनुभव करी है, जितने भी मैंने अनुभव गेन करे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, सीटेट में, केवीएस के आपके एग्जाम के अंदर, उन अनुभव की वजह से मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया। और परिवर्तन कैसा आया? वो परिवर्तन आया, स्थायी परिवर्तन आया, अस्थायी परिवर्तन नहीं आया। ध्यान रखना, एग्जामिनर यहां पर पता है फंसाता है, कई बार टीचिंग एग्जाम में स्थायी की जगह अस्थायी परिवर्तन उसने दिया है, तो अस्थायी परिवर्तन नहीं आता, स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब मुझे जॉब मिली, तो जॉब मिलने के बाद भी फिर मैं बच्चों के साथ किस तरीके से ट्रीट करूंगा, मैं सेम उसी तरीके से ट्रीट करूंगा बच्चों के साथ में, क्योंकि मेरे व्यवहार में कैसा परिवर्तन आ गया, स्थायी परिवर्तन आ गया। इसलिए बच्चों को पेडागोजिकल ये चीजें हमें पढ़ाई जाती है, इसलिए हमारे सब्जेक्ट के अंदर ये पेडागोजी पढ़ाई जाती है, ताकि हम इन एग्जाम को पास करके बच्चों के साथ ये पेडागोजिकल चीजें पढ़ा सके। ठीक है, तो आप लोग समझ गए लर्निंग क्या होती है, कि हमारे अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है उसी को लर्निंग कहा जाता है। यही चीजें तो हम सीख रहे हैं। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपने इंटरव्यू में जब कभी भी पैनल आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चों के हित में ही आपको आंसर देना है, जैसा आपने सीटेट में, केवीएस में आप लोग आंसर दोगे, ऐसा ही आंसर आपको देना है। समझ गए मेरी बात? कभी जाके कह दो कि मेरे बस इंडियन वजूदी साफ करनी, मैं नहीं करूंगा साफ, छी मैं थोड़ी करूंगा ये वाला काम, ये वाला काम बिल्कुल मत कर देना। देखो फिर उन्होंने मुझसे जीके के भी क्वेश्चन पूछे कि भाई मर्दाफर्दन क्या है, मैंने बता दिया जी मर्दाफर्दन ये होता है। उन्होंने मुझसे पूछा ये भारी वाला पेड़ देख रहे हो इसका क्या नाम है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता इसका क्या नाम है। तो यार सारे क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर पाता है कोई भी, पता नहीं उनके मुंह में क्या आ जाए कुछ भी पूछ ले। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू के अंदर वो उनके सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे, जितनी भी चीजें जो हमें आती है उतने का हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरी बात समझोगे, अधिगम के अंदर ये सबसे मेन लाइन है, ये एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, एनआईएस के अंदर दी हुई है, कि सिर्फ ओनली, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसी को अधिगम कहा जाता है। अब देखो एग्जामिनर यहां पर आपको कैसे फंसाएगा उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? अगर एग्जामिनर ने कहा कि मैच्योरिटी की वजह से, ये क्या आ गया भाई, अगर एग्जामिनर ने कहा कि अगर मैच्योरिटी की वजह से, किसकी वजह से, अगर मैच्योरिटी की वजह से, यानी जब आदमी मैच्योर होता जाता है, यानी परिपक्व होता जाता है और उसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो क्या आप इसको अधिगम मानोगे? क्या आप इसको लर्निंग मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई। हमको सिर्फ लर्निंग उसको मानना है जो अनुभव, या अनुभव की जगह एक वर्ड और लिख सकते हो, ट्रेनिंग। ठीक है, किसको लिख सकते हो आप लोग? ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण लिख सकते हो बस, वरना और किसी की वजह से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। तो अगर मैच्योरिटी आपके ऑप्शन में दिया हो कि मैच्योरिटी की वजह से जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है तो क्या उसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों कंडीशन होती है, बट स्थायी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो मैच्योरिटी भी आपको गलत काट देना है। ठीक है, एक और चीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, देखिए कि क्या मादक पदार्थों की वजह से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है? ठीक है, मादक लिख दिया मैंने। ठीक है, एक सेकंड को, मादक पदार्थ समझ रहे हो ना भाई, मादक पदार्थ कौन से होते हैं? ठीक है, क्या मादक पदार्थ की वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है? बताओ, परिवर्तन आता है नहीं आता? आता है भाई। जब हम कोई मादक पदार्थ लेते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता? थोड़ा सा मादक पदार्थ हमने ले लिया तो तभी व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा कि आज मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, हट जा भाई, आज तेरा भाई बस दुनिया को देख लेगा, सबको देख लेगा, उसको भी देख लेगा। तो जैसे मादक पदार्थ अंदर गया उसके बाद एकदम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। बट क्या वो स्थायी परिवर्तन होता है? नहीं, वो स्थायी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो मादक पदार्थ की वजह से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता। उसके अलावा क्या बीमारी की वजह से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है? बीमारी की वजह से, देखो बीमारी की वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्योंकि आदमी क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन क्या वो स्थायी परिवर्तन होता है? नहीं। जैसी बीमारी सही हो जाएगी आदमी सही हो जाएगा, तो बीमारी की वजह से स्थायी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मूल परिवर्तनों की वजह से स्थायी परिवर्तन आ जाता है? क्या मूल परिवर्तनों की वजह से? जी नहीं, मूल परिवर्तनों की वजह से भी स्थायी परिवर्तन नहीं आता। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मूल परिवर्तनों पर बच्चा कब डिपेंडेंट रहता है, किस स्टेज के अंदर डिपेंड रहता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर ये वाली चीज बताओ। ठीक है, सर क्या इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में होता है? ये बड़ा अग्निवर क्वेश्चन है, उभरता हुआ क्वेश्चन है, जब इंटरव्यू आ जाएगा जब बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिलहाल इसके ऊपर आंसर दो। ठीक है, तो इनकी वजह से भी परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, एग्जामिनर आपको इन्हीं ऑप्शन को देगा। पता है सबसे ऑथेंटिक ऑप्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर, एनआईएस के अंदर दी हुई है।
आपको सिर्फ एक ऑप्शन का ध्यान रखना है कि सिर्फ अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को ही अधिगम यानी कि लर्निंग हम लोग कहते हैं। जो हमारा अनुभव हमारे सीटेट की वजह से हुआ, केबीएस के अंदर वजह से हुआ, और इसकी वजह से जब हम टीचर बन जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप लोग कहते हो ना कि सर आप कोर्स के चक्कर में गलत न्यूज नहीं देते या इस तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट करते हो, पढ़ाते हो, तो ये परिवर्तन एकदम नहीं हुआ। ये धीरे धीरे का परिवर्तन होता है जो आदमी के साथ धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ठीक है, वैसे मेरी आदत यार शुरू से ऐसी है। ठीक है, इसमें परिवर्तन की बात नहीं है। आप लोग समझ गए लर्निंग के बारे में? चलिए आगे देखते हैं। अब लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार का होता है उसके ऊपर एक थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। लर्निंग के परिवर्तन के ऊपर इन्फेंसी स्टेज में होता है। बिल्कुल सही भाई, मूल परिवर्तियों पर डिपेंडेंट बच्चा किसमें रहता है? इन्फेंसी स्टेज में रहता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का रहता है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया से आंसर दे रहे हो। ठीक, अब देखिए लर्निंग का प्रोसेस कैसा रहता है। लर्निंग का प्रोसेस जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। देखिए बच्चा जन्म के बाद से चीजें सीखना लग जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से ही बच्चा चीजें सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु तक आदमी कुछ ना कुछ चीजें सीखता ही रहता है। अभी भी हम लोग कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ चीजें सीख रहा हूं, आप लोग भी कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं। तो लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। उसके अलावा जो लर्निंग होता है एक सोशल प्रोसेस होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके बारे में आपके लेव वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चा जो है सोसाइटी से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। देखिए बच्चा जो होता है समाज से सीखता है। जैसे सबसे पहला बच्चा सोशलाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहला बच्चा किससे सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। परिवार के अंदर किससे सीखता है? उसकी माँ होती है परिवार के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो अधिगम होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? एक सोशल प्रोसेस होता है। जैसे अभी आप लोग मुझसे सीख रहे हो, जैसे पेडागोजी पढ़ रहे हो, तो जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो एक सोशल प्रोसेस होता है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। जो लर्निंग होती है, सीखना होता है, वो एडेप्टेशन की प्रक्रिया होती है। एडेप्टेशन होता है वातावरण के अनुसार खुद को डालना, यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जब खुद को ढाल लेते हैं तो होता है आपका लर्निंग होता है। देखिए वो कैसे होता है। एनवायरमेंट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? एनवायरमेंट चल रहा है आपका केबीएस का। अब जैसे मैंने आपको कहा भैया आप लोग अपनी तैयारी करिए, फरवरी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए क्योंकि उसकी संभावना ज्यादा है। बाई चांस पेपर आगे बढ़ता है तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, तो आपने केबीएस के अकॉर्डिंग अपने आपको ढाला हुआ है। तो जब आप लोगों ने केबीएस के अकॉर्डिंग अपने आपको ढाल लिया और यहां पर आपने इसके अकॉर्डिंग अपने आपको ढाल लिया, तो यही क्या है आपका? ये आपकी लर्निंग की प्रक्रिया है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ रहे हो। अब जो टाइम आप लोग पहले 5 घंटे पढ़ते थे, अब आप लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। अब दूसरे बच्चों से वैसे आप लोग आगे निकल जाओगे। तो एक एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, लर्निंग आपकी यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए कोई भी आदमी किसी भी स्थिति में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सीख सकता है। ठीक है, कोई फाउंडेशन नहीं है सीखने के लिए। तो लर्निंग कैसी प्रक्रिया है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है। भाई सीखा किससे जाता है? दिमाग से सीखा जाता है। ठीक है, क्या इसके बिना आदमी सीख सकता है? नहीं सीख सकता। तो लर्निंग एक आपका कैसा प्रोसेस होता है? एक मेंटली प्रोसेस होता है। देखिए अब सीखने के प्रोसेस में अब तीनों ही आपके डोमेन की बात होती है, चाहे कॉग्निटिव डोमेन हो, अफेक्टिव डोमेन हो, साइकोमोटर डोमेन हो, तीनों ही डोमेन की बात होती है। लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो मेंटली प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके बिना तो सीखा ही नहीं जा सकता। ठीक, लर्निंग एक आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि जटिल प्रक्रिया है। यार अगर सिंपल प्रोसेस होता, आसानी से चीजें सीखी जाती, तो मेरी क्या जरूरत रहती? कोई आदमी पता फिर क्या काम करता? सीधी सी बुक लेती, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे किताब आगे करी और सीख गए। ठीक है, तो लर्निंग कैसा प्रोसेस होता है? सिंपल प्रोसेस नहीं होता, आसान प्रक्रिया नहीं होती, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया होती है। तभी तो सीखने में आपको दिक्कत आ रही है सब चीजें। ठीक है, वो तो थोड़ा आसानी में मैं सिखा देता हूं आपको। ठीक है, और इसमें लर्नर की एक्टिव एंगेजमेंट होना जरूरी है, सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है। अगर आप लोगों का ध्यान यहां पर है सीखने में तो आप लोग सीख जाओगे। अगर एक्टिव हो, अगर आप लोग यहां पर पैसिव बन गए यानी कि निष्क्रिय बन जाओगे, आप लोग नहीं सीख पाओगे। और चला ध्यान तो आप लोग देख तो यहां पर रहे हो और ध्यान लगा रहे हो व्हाट्सएप पर चैट करने में। ठीक है, और भैया तूने खाना खाया? नहीं, आज नहीं खाया मैंने। ठीक है, हाँ मैं तो सचिन सर की क्लास देख रहा हूं, तो नहीं सीख पाओगे। तो पूरा ध्यान आपको यहां लगाना पड़ेगा, एक्टिव तरीके से एंगेजमेंट होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग का प्रोसेस हो गया। अब देखिए जब आदमी सीखता है तो सीखने में गलतियां भी करता है। कोई ऐसा आदमी है दुनिया के अंदर जो सीखते टाइम गलती ना करे? मैं हूं या XYZ, दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो, तो सीखने में गलतियां होना, त्रुटियां होना स्वाभाविक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात देखिए कि जो एरर्स होती है, जो त्रुटियां होती है, एरर्स होती है, मिस्टेक्स होती है, वो सीखने में होना क्या होती है? स्वाभाविक है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 जो एरर्स होती है, मिस्टेक्स होती है, ये आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होती है। इसमें लिखा हुआ है ये वाली बात। ठीक है, ये क्या होती है? आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होती है। देखिए जब आदमी सीखता है तो सीखते टाइम भाई वो गलती भी करेगा, ऐसा तो नहीं बिना गलती को सीख जाएगा। जब तक गलती नहीं करेगा तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि यार किस प्रकार से मेरी गलती हुई, कहां पर मैंने गलती करी, उसके बाद वो सुधार कैसे करेगा। तो एनसीईआरटी 2005 ने जो गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, इनको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इनको बड़ा इंपोर्टेंट माना है कि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि बच्चा कहां पर गलती कर रहा है, फिर उसको किस प्रकार से सिखाना चाहिए। ये मेरा बटन लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए जो गलतियां होती है वो बड़े ही महत्वपूर्ण होती है आपके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंदर, और इनको हमेशा इंपोर्टेंट मानना चाहिए। आप देखो यहाँ पर कुछ बच्चे आ जाएंगे,
तो जब हम गलतियां करते थे तो हमारे तो सीधे एक यहाँ पर लगता था और दो यहाँ पर लगते थे, और या तो हाथ खड़े कर दिए या मुर्गा बना दिया। ठीक है, मुर्गी तो पता नहीं किसको बनाया नहीं बनाया। तो गलतियां करने पर हमारे साथ तो वही होता था। लेकिन इनसे 2005 ने कह दिया कि भाई जो भी सचिन है उसके चेले चपाटे हैं भाई, अब आपको नहीं करना, आप लोग जो भुगत लिए, लेकिन अब बच्चों को आपको किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी। मैंने आपको आदि 2009 बताया ना, उसके अंदर जो धारा 17 बताई है, क्या कहती है धारा 17 कि बच्चों को आपको किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी है। अगर आपने बच्चों को पनिशमेंट दे दी थी तो अकॉर्डिंग टू आपके आर्टिकल 17 आपको सजा हो जाएगी, आपके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। समझ गए ना आप लोग बात को? तो जो हमारे ऊपर तुड़ाई हुई है हमारी, अब आपको बच्चों को तुड़ाई नहीं करनी। तो बच्चे की गलती को आपको क्या मानना है? महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। इसमें एक पॉइंट ये भी देखने को मिलता है, जब बच्चा गलती करे, बच्चा गलती जब करे तो उसकी, मुझे एक सवाल का आंसर दो। अगर मान लीजिए बच्चा गलती कर दी तो बच्चे की गलती करने पर उसको तुरंत सोल्व कर देना चाहिए या कुछ समय के बाद सोल्व करना चाहिए? ठीक है, हमारा तो तुरंत ही सोल्व हो जाता था। जैसे हमने गलती करी तो पीछे से एक आया और तुरंत ही समाधान हो जाता था। लेकिन एज ए टीचर पता है क्या काम करना चाहिए? जब बच्चा पूरी गलती कर दे और गलती करने के बाद उसको टाइम दो, और जब बच्चा गलती करके आए तब उसका सोल्यूशन करना चाहिए। तुरंत सोल्यूशन नहीं करना चाहिए, जो हमारे साथ तुरंत सोल्यूशन हो जाता है, बेटा इसको ऐसे कर, ऐसे सही करा जाता है। ठीक है, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि बच्चों जब गलतियां करे तो गलती करने के बाद उसको कुछ समय के बाद उसका सोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत तोड़ा है भाई मैडम ने। ठीक है, एक तो पतले पतले से हाथ और कभी गाल पे कभी इधर, तुरंत मारती थी गलतियों में। अब उनको किसी ने बताया नहीं कि जो एरर्स होती है, जो मिस्टेक होती है, वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है कि हमें गलतियां करने दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है मिसकंसेप्शन, यानी जो भ्रांतियां होती है, इसको भी एनसीआर 2005 ने बड़ा महत्वपूर्ण माना है। जो बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शन होते हैं यानी भ्रांतियां होती है। अब बच्चे के अंदर, छोटे छोटे बच्चे के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि ये वाला सवाल ऐसे क्यों आया, ये राजा ऐसा क्यों था, ठीक है, ये यहाँ पर ये आदमी ऐसे क्यों आया, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। अब देखो आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा फ्रेंड ने नए नए स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। उसने जब एडमिशन लिया मेरे साथ आके वो बैठ गया, तो सर ने जो है क्वेश्चन करा दिया कि एक ऐसा क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर है। ठीक है, और वो सर थोड़े से टेढ़े थे, तो जब उन्होंने क्वेश्चन करा दिया तो वो जो मेरा दोस्त थोड़ा सा और स्मार्ट बनना था कि मैंने नया स्कूल के अंदर आया, तो उसने कहा कि सर ये आपने गलत कर दिया है, ये ऐसा क्यों आ गया, इसको तो ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा भोलेपन में उसने कह दिया। ठीक है, उसने कहा अच्छा खड़ा हो जा, तो उसने उसको खड़ा कर दिया टीचर ने। ठीक है, खड़ा करने के बाद कहा अच्छा बता, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा बताइए। जैसे उसने हाथ धरा, दो लगे उसके कान पे, जो है कान पे दो लगते उसको चेहरा हो गया पूरा का पूरा गाल। ठीक है, तो जो उसके जो मिसकंसेप्शन थे, भ्रांतियां थी, वो भ्रांतियां उसके दोनों ये जो गाल थे उस पर पूरी की पूरी भ्रांति छप गई। तो आपको समझना चाहिए जो टीचर है, जो बच्चे की जो भ्रांतियां होती है ना, ये भोली भाली भ्रांतियां होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो बच्चे की जो भोली भाली भ्रांतियां होती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इसको गाल पे नहीं छिपाना। ठीक है, इसको गाल पे नहीं छापना, इसको बच्चे के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर आपको ऐड ऑन करना है। ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, एरर्स, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रांतियां। अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैडम इसका ये ऐसे क्यों है, सर इसका ऐसा क्यों है, तो उनको आपको ऐड करना चाहिए आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ये नहीं कि उसको थोड़ा कर दो, उसको धुतकार दो, उसको कुछ नेगेटिव वर्ड बोल दो, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। ये वाला काम आपको नहीं करना। ये बात आप लोग समझ गए? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। इससे क्या होता है, इससे थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। देखो जब बच्चा गलती करेगा, अब देखो मेरे वाले दोस्त को तो चिपका दी उसने, लेकिन टीचर ने ये नहीं सोचा कि यार बच्चे लेके से सोच रहा है, तो उसने, टीचर ने चिंतन प्रक्रिया को नहीं जाना। उसने ये जाना कि अच्छा मेरी बात काट रहा है, नया नया लोंडा आया और मेरी बात काट रहा है, तो उसने चेप दिया उसको। लेकिन उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उसका भी वैलिड पॉइंट था। वो अपने तरीके से पॉइंट लेकर आया था कि सर इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, उसने भोले वालेपन में पूछ लिया जो उसका मिसकंसेप्शन था। तो मिसकंसेप्शन को टीचर ने महत्वपूर्ण नहीं माना, जबकि इसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए था टीचर ने। और उसको जो बच्चा था, ठीक है अब तो सांड हो रखा है वो, ठीक है, तो उसको जो है चिंतन प्रक्रिया को उसको समझना चाहिए था जो टीचर था, लेकिन उसने समझा नहीं और उसने उसको तोड़ दिया। तो इसलिए बच्चे के जो गलतियां होती है, इससे चिंतन प्रक्रिया को समझने का मौका मिलता है। ये बात समझ गए? आज की क्लास यार बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो बच्चे की जो एरर्स होती है, जो बच्चे की एरर्स होती है, जो बड़ा जो गलतियां करता है, एरर्स करता है, और जो छोटे बच्चे एरर्स करते हैं, वो क्वालिटेटिव रूप से तो अलग अलग होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव रूप से आपकी सेम होती है। देखिए आपके एक मनोवैज्ञानिक हुए जीन प्याजे, तो जीन प्याजे का एक आपका स्टेटमेंट था कि जो बच्चों का जो चिंतन होता है और जो वयस्कों का जो चिंतन होता है, वो मात्रात्मक रूप से तो सेम है भाई, क्वांटिटी में तो दोनों का सेम है, छोटे का भी सेम है और बड़ों का भी सेम है, लेकिन क्वालिटेटिव रूप से अलग है भाई। छोटा बच्चा किसी चीज को देखने का नजरिया कुछ और होगा, सोचने का नजरिया कुछ और होगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसको सोचने का, देखने का नजरिया कुछ और होगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे आपका बैठता है कि बच्चे द्वारा जो गलतियां होती है वो आपकी बड़ों से अलग होगी। बच्चा अलग तरीके से गलतियां करेगा, छोटा अलग तरीके से गलतियां करेगा। यहां तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बात होगी आपके लर्निंग के बारे में। अच्छा, लर्निंग के बारे में देखिए, जब जीन प्याजे की बात आ गई तो देखिए आपके दो मनोवैज्ञानिक और देखने को मिलते हैं। एक आपके क्रो एंड क्रो, इनको भी मैं लिख देता हूं। क्या मनोवैज्ञानिक आपके? क्रो एंड क्रो। ठीक है, जीन प्याजे से मुझे एकदम याद आ गए क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने आपको लर्निंग के बारे में अपने विचार रखे थे। ठीक है, इसके आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, आग। ठीक है, इसके ट्रिक आपको बताता हूं, आग। ए का मतलब होता है आपका
अर्जन, ठीक है, एक सेकंड, ये चल अलग रहा है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं क्रो एंड क्रो। इसकी ट्रिक बताई थी इन्होंने, आज से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अर्जन, अभिवृत्ति और ज्ञान, ठीक है, इनको ही इन्होंने अधिगम माना है। जो आपके क्रो एंड क्रो है, इन्होंने इसको अधिगम माना है, आपके क्रो एंड क्रो ने। ये आपके जो मनोविज्ञान हुए, ये मेरा बटन चल रहा है बार बार इसमें, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड बस, ठीक है। क्रो एंड क्रो हो गए। उसके बाद दूसरा मनोवैज्ञानिक मैं लिखता हूं आपका, एक सेकंड रुको भाई, इसको मैं निकाल देता हूं, एक सेकंड रुको भाई, वरना बार बार ही चलता रहेगा। एक उसके अलावा एक दूसरे हुए आपके गिलफोर्ड, ठीक है, दूसरे हुए आपके गिलफोर्ड हुए। गिलफोर्ड ने कहा अधिगम के बारे में कि जो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है, किसके, जो व्यवहार के कारण, जो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को अधिगम कहा जाता है। ये आपके जेपी गिलफोर्ड ने कहा था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे व्यवहार के अंदर कोई परिवर्तन आया, ठीक है, और मेरे व्यवहार की वजह से या मेरे व्यवहार को देखकर, जैसे सलमान खान चलता है इस तरीके से, और उसको देखकर दूसरे लोगों ने कॉपी कर लिया, तो इसको क्या क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा आपका अधिगम कहा जाएगा। यानी ये चीज सीख ली कि भाई उसका व्यवहार ऐसा है, उसके व्यवहार को देखकर मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया, तो इसको कहा जाएगा आपका अधिगम कहा जाएगा। जेपी गिलफोर्ड ने कहा था, ठीक है। ये दो मनोवैज्ञानिक का मुझे ध्यान है तो मैंने आपको बता दिया, यहां पर हो गया। अब अगर यहां तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो। अब मैं बात करूंगा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की ओर बात करूंगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल होती है, कोई आदमी कहीं पर भी किसी भी स्टेज में किसी भी प्रकार से सीख सकता है, ठीक है। छोटा बच्चा भी सीख सकता है, बड़ा बच्चा भी सीख सकता है। आप लोग अपने घर में बैठकर सीख रहे हो, रजाई कंबल के अंदर बैठकर सीख रहे हो, ठीक है। या कोई आदमी किसी पहाड़ में भी सीख सकता है, कोई आदमी किसी छोटे लेवल पर भी सीख सकता है, गरीब आदमी सीख सकता है, अमीर आदमी सीख सकता है। तो सीखना यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। हाँ, तेरे नाम का हेयर स्टाइल, ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड ने वही कहा कि व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये बात की आपके जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। ये बिल्कुल सही आपने एग्जांपल दिया, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। केएस एग्जाम डेट एक्सटेंड होने के कितने परसेंट है, इनके ऊपर एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम यानी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ये आप लोग देखोगे। ये मैंने सीटेट के अंदर भी पढ़ा चुका हूं वैसे इसको। ये मेरे भांजो भांजी है, किट्टो और तेजी भाई, ठीक है। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले बेसिकली तीन आपके बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर देखने को मिलते हैं। पहला होता है बच्चा, दूसरा होता है आपका टीचर, तीसरा होता है आपका एनवायरमेंट। तीन महत्वपूर्ण फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो तीनों के ऊपर एक एक करके हम लोग डालते हैं नजर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके बच्चे के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, यानी बच्चों के ऊपर बात करते हैं, ठीक। तेजी तो गुस्से में लग रहा है भाई। पहला होता है आपका बच्चे से जुड़े आपके जो फिजिकल मेंटल जो डेवलपमेंट होते हैं। अगर बच्चे का फिजिकली मेंटली या उसका इमोशनली डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो आपकी लर्निंग कैसे होगी, आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। अगर ये डेवलपमेंट बच्चे का सही तरीके से नहीं हुई तो लर्निंग कैसे होगी, आपकी लर्निंग कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बच्चे जो गवर्नमेंट है उसका सारा ध्यान किस चीज के ऊपर है, आपकी जो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसके बारे में मैंने आपको एनईपी 2020 के अंदर बताया हुआ है कि बच्चे का जो लगभग 85% तक डेवलपमेंट होता है माइंड का, वो आपका 6 साल की एज में हो जाता है। इसलिए शुरुआती स्टेज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, कि बच्चे का ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। अगर इनका डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से हो जाएगा तो उसकी लर्निंग बच्चे की अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट। अगर बच्चा किसी चीज को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, अब आप लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट पता है क्यों बना हुआ है, जॉब चाहिए आपको। और पता है जॉब से क्या मिलेगा, जॉब से मिलेगा पैसा, जॉब से मिलेगा घर, और जॉब से मिलेगी वाइफ या हस्बैंड, जो भी आपको चाहिए। तो ये बेसिकली आपको इंटरेस्ट है यहाँ पर पढ़ने के लिए। वरना अगर मैं आपसे ये कहूँ आपके घर जाके कि प्लीज पेडागोजी पढ़ लो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इससे विद्वान बनोगे, गेट बंद करके मेरे मुंह पे मारोगे, भगाओ इसे, ठीक है। आज के बाद यहाँ घर पे दिखना नहीं चाहिए। पढ़ लेगा कोई आपसे अगर के इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो, एक तो आदमी भूला भटका पढ़ लेगा, पढ़ लो यार, बेचारा रोज रोज आता है। अगर पढ़ने के लिए किसी आदमी का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो आदमी उस चीज को सीख जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तीसरा इंटेलिजेंस लेवल या मेंटल एबिलिटी। अगर किसी बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल या फिर मेंटल एबिलिटी कह लो, अगर वो अच्छी है या उसका आईक्यू लेवल अच्छा है तो चीज को जल्दी सीख पाएगा। अगर उसका आईक्यू लेवल बिलो एवरेज है तो सीखने को टाइम लेगा, ठीक है। अगर बिलो एवरेज मतलब 90 जो 110 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो लेवल होता है, वो आपका एवरेज का होता है। अगर 90 से नीचे का तो समझ लो उसको लर्निंग में दिक्कत आएगी आपकी, ठीक है। मोटिवेशन लेवल, जैसे आपने अभी एक बच्चे ने कमेंट पूछा कि सर डेट एक्सटेंड होने के कितना टाइम है, भाई यार इतनी डीप में क्यों पूछ रहे हो आप, अभी चीज आपको बता रहा हूं, आप लोग इसको सीख जाओगे। अगर इनके अलावा भी दुनिया भर की चीजें बताऊंगा उसको सीख जाओगे। इमोशंस, जो बच्चे के इमोशंस रहते हैं, चाहे आप लोग भी जितने भी बड़े हो, आप लोगों के जो इमोशंस रहते हैं, और इसके साथ मैंने बताया टीचर के भी इमोशंस, वो भी आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे इमोशंस जुड़े हैं, तभी आप लोग यहाँ पर आकर सीख रहे हो। कोई किसी को ताने, आप लोगों को ताने पड़े हुए हैं, ठीक है, कि बेकार घर में पड़े हुए हैं, कोई काम धंधा है नहीं, पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, कब नौकरी लगेगी, ठीक है, ताने मिलोगे ना आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं कब नौकरी लगेगी, कब इसका काम होगा, दुनिया भर के ताने आप लोगों को लगे हुए। तो आप लोगों के इमोशंस यहाँ पर जोर से जुड़े हुए, इसलिए आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो।
अगर आप लोगों के इमोशंस पॉजिटिव है तो आपकी लर्निंग जो है वो आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। इमोशंस में क्या हो जाएगा, आपकी होप आशा है कि यार मेरी जॉब लग जाएगी, या फिर आपके पास खुशी है, हर्ष है, या अफेक्शन है, लगाव है। अगर छोटे बच्चों से लगाव होगा टीचर का तो उसकी लर्निंग बढ़ेगी या घटेगी? जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से तो सभी को लगाव होता है। अगर छोटे बच्चों को कोई मारेगा तो क्या बच्चा चीजें सीख पाएगा? नहीं, बच्चा उस टीचर से दूर भगेगा। तो इमोशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अगर नेगेटिव इमोशंस है, बच्चा अगर डरता है टीचर से, एंजाइटी है उसके अंदर, या बोर हो रहा है पढ़ाने के दौरान, तो क्या लर्निंग अच्छी हो पाएगी? लर्निंग कम हो जाएगी। यार अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग बोर हो जा रहे हो, या मैं आपको डरा रहा हूं, चिंता में डाल रहा हूं, तो क्या पढ़ पाओगे? ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, ठीक है, भाग जाओ दूसरे के, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा मेच्योरिटी। अच्छा एक चीज आपको और बताऊं, आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगी कि मेरे पास जितने एडमिशन आए ना वो शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो आदमी मेच्योर होता जाएगा, जितना ज्यादा मेच्योर होता जाएगा वो चीज सीखता चला जाएगा। उसके अलावा कल्चरल कंटेंट। देखिए कल्चरल कंटेंट लर्निंग को दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला तो लर्निंग को, क्योंकि जो संस्कृति होती है ना बच्चे की, देखिए हर बच्चे का कल्चर अलग अलग है, क्योंकि रिलीजन अलग अलग है, तो उसी रिलीजन से कल्चर भी अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। अब हर जो कल्चर होता है उसको अलग अलग तरीके से गाइड करता है। एक कल्चर बताएगा आपको ये चीजें करनी है, दूसरा कल्चर बताएगा आपको ये चीजें करनी है। तो कल्चर जो होता है जिस प्रकार से चीजें बताएगा, जिस प्रकार का एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा, उसी प्रकार से बच्चा चीजें सीखेगा। कल्चर कहेगा आपको एजुकेशन लेनी है, कल्चर कहेगा नहीं हमारे कल्चर के अंदर तो एजुकेशन देती नहीं है, हमारे कल्चर के अंदर तो ज्यादातर जो है कुछ काम धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो जिस प्रकार का कल्चर बच्चों को दिया जाएगा उसी प्रकार से बच्चे की लर्निंग भी हो पाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो कल्चर होता है ना वो जो वो लैंग्वेज होती है, बात होती है, उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपके देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होता है वो होता है टीचर। देखो दूसरा फैक्टर आ गया टीचर, जो लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक होता है। टीचर कैसे होता है? टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको पेडागोजी पढ़ा रहा हूं तो पेडागोजी के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपके केवीएस के पेडागोजी के तो अभी आपकी 60 नंबर की आई, सीटेट में आपकी नॉर्मल पेडागोजी आती है। अब पेडागोजी सीटेट में आज वाला चैप्टर तो आपका सीटेट वाला है, लेकिन इससे पहले जितने चैप्टर हुए उसका लेवल आप लोगों ने देखा है क्या? सीटेट का लेवल वो देखने मिला, उससे बाहर का ऊपर का लेवल मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे पहले जो पेडागोजी केवीएस के एग्जाम में पूछी जाती थी वो नॉर्मल पेडागोजी देखने को मिलती थी। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप बच्चों को पढ़ाओगे क्या? ठीक है, पढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता फिर आपको। तो इसलिए एक जो टीचर होता है उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो प्रभावित होगी, बच्चा सही तरीके से सीख नहीं पाएगा। अच्छे एग्जाम्पल का उसको यूज करना चाहिए। अगर बच्चा किसी एग्जाम्पल के थ्रू नहीं सीख रहा, टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए। अगर एक टीचिंग मेथड से नहीं सीख रहा तो दूसरे टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन सोल्व करा रहा है टीचर, तो मैथ्स का एक तरीके से समझ में नहीं आया तो टीचर कहता था अच्छा इसका एक और सोल्यूशन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, तो दूसरे सोल्यूशन भी कराता था मैथ्स वाला टीचर। तो ये क्वालिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए कि बेटा अगर तुम्हें एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग जितने मेरा कोर्स आप लोगों ने ले रखा है, जितने आप लोग वीडियो देखते हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को, ठीक है। कोई सभी का आईक्यू लेवल अलग अलग है, सभी के जो है इंटेलिजेंस अलग अलग है, सभी का सोचने का तरीका, मेंटल एबिलिटी अलग अलग है। किसी को आराम से सीखना पसंद है, किसी को तेजी से सीखना पसंद है, किसी को पीपीटी पर पढ़ना पसंद है, किसी को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना पसंद है। क्या सभी की इच्छाओं की पूर्ति, किसी की सभी की इच्छाओं की पूर्ति या आवश्यकता की पूर्ति कर पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बट एज ए टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी हो सके मैक्सिमम सभी बच्चों की पूर्ति की जा सके। बस 100% नहीं हो सकती, बट मैक्सिमम जितनी पूर्ति हो सके उन बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज लेकर और उनकी पूर्ति की जा सके, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान एक टीचर को होना चाहिए। क्या बच्चा कम स्पीड से सीख रहा है तो इसको कम स्पीड से सिखाऊंगा, ये तेज स्पीड से सीख रहा है तो इसको तेज से सिखाऊंगा। ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर पर उसको फोकस करना चाहिए, ये तो आपको सिंपल सा पता ही है। एक्टिव और इंटरेस्टेड होना चाहिए। अब जैसे प्राइवेट स्कूल जो रहते हैं वहां पे टीचर बड़े एक्टिव रहते हैं, इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है अगर नहीं पढ़ाया तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। सरकारी स्कूल के जो टीचर रहते हैं उनको डर नहीं है, कौन निकालेगा ये में, ज्यादा सस्पेंड कर देंगे। तो सुस्त तरीके से पढ़ाते हैं, पैसिव होकर पढ़ाते हैं, एक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाते। लेकिन केवीएस के अंदर देखना आप लोग जब जाओगे ना, आप लोग एक्टिव ही बनोगे। केवीएस का जो एनवायरमेंट रहेगा ना वो बड़ा एक्टिव रहेगा, वो पैसिव देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में अभी भी पैसिव है, वही कुर्सी के अंदर स्कूल के अंदर गए, कुर्सी पर बैठे और मोबाइल चलाया अपना ठीक है। तो एक टीचर को हमेशा एक्टिव बना रहना चाहिए और इंटरेस्टेड तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और पूरी टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, जो बात मैंने अभी कही। अगर एक से समझ में नहीं आया तो दूसरे से पढ़ा दो, और पैडागोजिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए, डिफरेंट तरीके से उसको समझाना चाहिए। ये क्वालिटीज होनी चाहिए टीचर के अंदर। अगर एक टीचर को इन क्वालिटीज का नहीं पता होगा, इनकी नॉलेज नहीं होगी, तो समझ लो वो एक बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगी, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हो गया आपका टीचर हो गया। तीसरा फैक्टर होता है आपका एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण, जो आपके लर्निंग को प्रभावित करता है, ठीक है, जो आपके लर्निंग को प्रभावित करता है, ठीक है। एक जैकेट पहनने वाला, सर्दी लगी। स्कूल का एनवायरमेंट हो, चाहे क्लासरूम का एनवायरमेंट हो, चाहे फैमिली का एनवायरमेंट हो, एक बच्चे के लिए इन तीनों का एनवायरमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक होना चाहिए।
जहां पर बच्चों को रिस्पेक्ट मिले, जहां पर बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पर बच्चों को सम्मान मिले, उसकी मातृभाषा को सम्मान मिले, जहां पर बच्चों को ज्यादा अवसर मिले उसको, ठीक है। तो ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए जहां पर बच्चा कोलैबोरेटिव तरीके से सीख सके, आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीख सके, कोऑपरेट करके सीख सके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख सके। ऐसा माहौल एक बच्चे की क्लासरूम में भी होना चाहिए और फैमिली में और स्कूल में भी ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए, जो कि सरकारी स्कूल वाले के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ऐसा माहौल ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फैमिली के अंदर भी ऐसा माहौल नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादातर गरीब घर से बच्चे आते हैं। केवीएस की बात नहीं बता रहा मैं, केवीएस के अंदर ज्यादातर जो बच्चे देखने मिलेंगे वो आपको अच्छी फैमिली से देखने वाले मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर सारे सरकारी नौकरी पेशा वाले बच्चे होते हैं केवीएस के स्कूल के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो स्कूल का एनवायरमेंट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो आपकी लर्निंग भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्लासरूम का एनवायरमेंट मैंने आपको बता दिया, डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट आपका होना चाहिए। अगर यहां तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग भाई पूछ सकते हो, फिर उसके बाद बढ़ूंगा आगे आपके अधिगम के ऊपर नजर डालते जो आपके अधिगम से जुड़े हुए। अभी आपका अधिगम खत्म नहीं हुआ, पूरा इसको कंप्लीट कराते हैं। देखिए अधिगम के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए अधिगम में देखिए जब बच्चा जाके स्कूल में चीजें सीखता है तो सीखने के साथ साथ जो हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, तो सीखना आपका कभी वो नंबर्स पर आधारित नहीं होना चाहिए, ग्रेड पर आधारित नहीं होना चाहिए, और आपका क्लास सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लास सेंटर नहीं होना चाहिए। बच्चा साथ के साथ कुछ स्किल यानी कि कौशल भी सीखे। जब मैंने आपको एनईपी 2020 बताया हुआ है, तो एनईपी 2020 में क्या बात की हुई है कि बच्चों को स्कूल के अंदर हम कुछ ना कुछ स्किल्स, कुछ ना कुछ कौशल भी सिखाए। भाई बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है तो अपना कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज करता है उसके साथ कुछ ना कुछ उसको को करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाए। जैसे बच्चों को कुछ गेम्स के अंदर कुछ कराया जाए, क्विज कराई जाए, योगा वगैरह कराई जाए जो आजकल स्कूल के अंदर हो रहा है। तो बच्चों को कुछ ना कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाए, कुछ ना कुछ बच्चों को स्किल्स यानी कौशल सिखाया जाए, बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे रोजगार के अंदर डाला जाए ताकि बच्चा आगे जाकर अपना जीवन, अपना आजीविका को साधन कमा सके। बताओ किस स्टेज के अंदर अपना बच्चों को किस क्लास के अंदर बच्चों को अपनी आजीविका कमाने के लिए उसको एक ऑप्शन दिया जाता है। ये मैंने आपको एनईपी 2020 में बता चुका हूं। बताओ किस क्लास के अंदर उसको एक ऑप्शन दिया जाता है, बेटा आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको एक अपना आजीविका कमाने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बताओ किस क्लास के अंदर ये आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। मेरा फोन बार बार बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो आपका अधिगम होगा, ये सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर, वो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। यानी जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। ये फिर यार पड़ गया इसके अंदर, वो अधिगम कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। यानी सीखते टाइम उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, यानी कि कुछ भी सीखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो ना, तो यहाँ पर सीखने का आपका मकसद है, क्योंकि ये सीखकर आप अपना एग्जाम पास करना है और इस चीज को अपने अंदर आपको उतार लेना है, अपने व्यवहार में आपको परिवर्तन कर लेना है कि हाँ भाई आगे जाके जब मेरी जॉब लग जाएगी और इस तरीके से मुझे बच्चों के साथ ट्रीट करना है। तो यहाँ पर आपकी कुछ मीनिंगफुल लर्निंग है, तो तभी आप लोग इस चीज को यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो सीखने का तभी मकसद है, वरना दुनिया भर की किताबें आदमी पढ़ता रहता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं रहता, ठीक है, कुछ मीनिंग नहीं रहता। तो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ये उसका मेन उद्देश्य रहता है, ठीक है। आगे जो अधिगम है, तो मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगा जब वह सेल्फ डायरेक्टेड हो, स्व निर्देशित हो। देखिए आप लोग जब यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पर जो आपका जो व्यवहार है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, खुद के लिए आप लोग पढ़ रहे हो। यहाँ पर कोई आपको बाहर से फोर्स नहीं कर रहा, यानी आप लोग यहाँ पर इंटरनली मोटिवेटेड हो। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि तुझे जॉब मिल जाएगी तो तू जो है अपना तेरी शादी करा देंगे, तुझे बाइक दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, नहीं। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली की बात मैं कर रहा हूं, 90 to 95% की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग यहाँ पर इंटरनली मोटिवेटेड हो, इतना मैं आपको लिखकर दे सकता हूं। 90 to 95% जो यहाँ पर इंटरनली मोटिवेटेड हो केवीएस के अंदर जॉब लेने के लिए, जिनको यहाँ पर जॉब हर हालत में चाहिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या परेशानियों से दूर भागने के लिए या आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग अगर सीख रहे हो तो सेल्फ डायरेक्टेड आपके गोल होनी चाहिए, खुद से निर्देशित आप लोग हो, इसलिए यहाँ पर आप लोग चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो कोई बाहर का दबाव आप लोगों के ऊपर नहीं है। और मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर को, बच्चों को कैसा होना चाहिए, सक्रिय भागीदारिता के साथ होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है, तभी वो चीजों को सीख पाएगा, अगर बच्चा एक्टिव बन पाएगा, ठीक है। और मेरे ऊपर क्यों टकली, ठीक। यहाँ पर आप लोग चीजें समझ गए, चलिए बढ़ते भैया आगे बढ़ते आगे देखते हैं और मेन पॉइंट। अब देखिए एक क्वेश्चन बड़ा इसके अंदर डिटेल में पूछा गया। क्वेश्चन डिटेल में क्या पूछा गया, ये सब पॉइंट आपके हुए जो एग्जाम में आ चुके, ठीक है। कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, यानी जो अधिगम होता है वो मीनिंगफुल होता है, ये बात तो आप समझ गए। बट मीनिंगफुल लर्निंग में भी कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं, यानी कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं। भाई मीनिंगफुल लर्निंग ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जिसमें हम जो चीजें सीख रहे हैं उसका विश्लेषण कर सके, उसका एनालिसिस कर सके, साथ में उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर सके कि ये पॉइंट यहां से ऐसे क्यों है, ये सही है गलत है, क्या ये सही होगा या गलत होगा। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर सके, जिसके ऊपर एनईपी 2020 सबसे ज्यादा बल दे रही है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग का ज्यादा आपको बढ़ावा देना है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है आपके एनईपी 2020 के द्वारा, जिसमें बच्चा खुद अपनी बुद्धि का तर्क का यूज करके सही और गलत का डिसीजन ले सके। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके, यानी बच्चा एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके, ऐसी आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। देखो कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा कि लर्निंग तो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, बट उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, तो ये आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर उसमें दिया है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हैंड ऑन एक्टिविटी के माध्यम से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे।
अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि अधिगम के लिए जो स्कूल होते हैं उसमें सामाजिक अवसरों में भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक अवसर कैसे हो जाते हैं, जैसे कभी मान लीजिए 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो ऐसे सामाजिक अवसर हो गए, या बाहर कुछ दूसरे स्कूल से कंपटीशन करा दिया, तो उसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी बच्चों के साथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो लर्निंग होनी चाहिए वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। गोल आपका क्या है भाई, यहां पर गोल आपका यहां पर है केवीएस का एग्जाम, केवीएस के एग्जाम को पास करना है यहां पर। ठीक है, आगे है अनलर्निंग भी लर्निंग का एक पार्ट होता है। देखो भाई कितना बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है कि अनलर्निंग भी लर्निंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बताओ अनलर्निंग क्या होती है। लर्निंग तो आप लोगों ने सुनी है, अनलर्निंग क्या होती है, जरा इसके बारे में बताओ मुझे। अनलर्निंग क्या होती है इसके बारे में बताओ। लर्निंग तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, जरा देखो कमेंट बॉक्स में किस किस को बात पता होती है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बताओ भाई। और उसको फिर सही करके सीखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग होता है, तो ये भी आपका लर्निंग का ही पार्ट होता है। सही बात है, ठीक है, उल्टे सीधे तुक्के मारते रहते हैं। चलिए देखते हुए आपका अधिगम वक्र के ऊपर बात करते हैं, जो आपके लर्निंग के जो कर्व होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो वही लर्निंग की बात चल रही है, तो मे भी लर्निंग के कर्व पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद हम लर्निंग के ट्रांसफर के ऊपर बात करेंगे, लर्निंग का चैप्टर फिर खत्म कर देंगे। फिर जो आपके केवीएस के मेन टॉपिक है उनके ऊपर देखिए। लर्निंग कर्व आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, कोई आदमी किस स्पीड से पढ़ रहा है, कितनी मात्रा है लर्निंग की। ठीक है, तो इसकी मात्रा को, प्रभाव को, क्षमता को एक जब ग्राफ के माध्यम से इसको मापा जाता है, नापा जाता है, यही आपका लर्निंग कर्व होता है, यानी लर्निंग का ग्राफ होता है। जब किसी ग्राफ पर हम लर्निंग को मापते हैं, नापते हैं, यही आपका लर्निंग कर्व यानी कि लर्निंग ग्राफ होता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। हाँ, आफ्टर ये कह रहे हैं आफ्टर जो दूंगा मैं भी। ठीक है भाई, ले लेना। ठीक है, चलिए लर्निंग कर्व के बारे में देखते हैं, एक एक करके इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक, देखिए पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, सरल रेखीय वक्र के नाम से जिसको जाना जाता है लर्निंग कर्व। जो आपके 4 लर्निंग कर्व है, इनके बारे में एक एक करके नजर डाल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन कर्व, ये देखिए यार है ना स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या होता है, इसमें जो सीखने की यानी लर्न करने की जो स्पीड होती है वो एक समान होती है, ना तो ज्यादा होती है ना ही कम होती है स्ट्रेट लाइन कर्व के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 1 घंटे के अंदर एक लेसन पढ़ता है, 1 घंटे के अंदर एक लेसन पढ़ता है, तो अगले 1 घंटा दिया उसमें भी एक लेसन पढ़ा उसने। अच्छा जी ठीक है, अगला 1 घंटा दिया उसमें भी लगभग एक लेसन ही पढ़ा। तो भाई साहब जो है लगभग हर घंटे में लगभग एक लेसन ही पढ़ रहा है। तो जब सीखने की स्पीड लगभग एक समान होती है, ना तो ज्यादा होती है ना ही कम होती है, तो वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं आपके दूसरे उन्नतोदर वक्र की बात करते हैं। इसमें जब सीखने की स्पीड शुरू में तो तेज होती है और उसके बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचने के बाद सीखने की स्पीड कम हो जाती है, तो ये होता है आपका उन्नतोदर वक्र होता है। ठीक है, ठीक है भाई। नेगेटिव वक्र कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, नेगेटिव वक्र इसको बोल सकते हो। देखो इसमें क्या हुआ, सीखने की स्पीड शुरू में तो भाई इसमें तेज हुई, ये हुई तेज, और एक पॉइंट पर जाने के बाद ये फिर धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं शुरू में बहुत टैलेंटेड होते हैं, जैसे हमारे साथ भी थे बचपन में, हमें ऐसा लगता था यार ये तो आईएएस आईपीएस बनेंगे, बहुत टैलेंटेड बच्चे थे। उसके बाद बहुत स्पीड से वो पढ़ना शुरू करे, और उसके बाद अभी भी है, मतलब वो हमारी नोन के अंदर है। और उसके बाद अब उनकी जो सीखने की स्पीड है, जो कोई काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं काम अपनी जगह, किसी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके बाद सीखने का ग्राफ उनका कम हो गया। तो ये जब सीखने का ग्राफ एक पॉइंट पर आने के बाद नीचे आना शुरू हो जाता है, ये हो जाता है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का मोटिवेशन डाउन हो गया, क्या हो गया, एक पॉइंट पर आने के बाद किसी का मोटिवेशन डाउन हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला वक्र हो जाएगा, नेगेटिव वक्र हो जाएगा। मान लीजिए कोई किसको बीमारी हो गई, ठीक है, बीमारी की वजह से भी क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व आपका नीचे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी तैयारी कर रहा है, आप लोगों में से कोई केवीएस की तैयारी कर रहा है, शुरू से मल्टी टैलेंटेड है, पढ़ता आ रहा है, सीटेट एग्जाम पास कर लिया, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में बढ़िया कर लिया, ठीक है, सीटेट में टॉप कर दिया, अब केवीएस में अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, और तैयारी करते करते उसकी किसी ने शादी करा दी, ठीक है, उसे किसी ने शादी करा दी, और शादी कराने के बाद यार टॉप पर पहुंचने के बाद, अब शादी करने के बाद वो डूब गया बेचारा, और उसका ग्राफ नीचे डुबा दिया घर वालों ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वक्र है कि शुरुआत में तो तेजी से पहुंचा और एक खास पॉइंट पर आने के बाद नीचे आना शुरू हो गया, तो नेगेटिव वक्र है। उसके अलावा अगला वक्र है आपका कॉनकेव लर्निंग। कॉनकेव लर्निंग में क्या होता है, इसमें सीखने की स्पीड शुरू में कम होती है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। क्या होती है, धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। जैसे ये हमारे साथ में होती है, ठीक है, जैसे हमारी सीखने की स्पीड शुरू में कम थी, ठीक है, जैसे आप लोगों में से पता नहीं आप में से कुछ पहले वाले हैं तो ये वाले, अब ये मुझे नहीं पता कौन से वाले, लेकिन ज्यादा तक ये वाले होंगे। और ये वाला कौन सा होता है, ये आपका पॉजिटिव कर्व होता है। कौन सा होता है, ये आपका पॉजिटिव कर्व होता है कि सीखने की स्पीड शुरू में कम थी और धीरे 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 करके बढ़ते 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 एक खास पॉइंट के ऊपर अपनी पहुंच गई, तो आपका पॉजिटिव कर्व होता है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका
कर्व, और इसमें से मुझे आपको बताना है कि इनमें सबसे बेस्ट कर्व कौन सा होता है, उसके ऊपर आप लोगों को बताना है। अगला है आपका मिश्रित कर्व, जिसको एस कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से होता है आपका, देखो ये बनना है ना एस कर्व। ना तो इसमें सीखने की स्पीड तेज होती है, ना इसमें सीखने की स्पीड कम होती है, इसमें कोई आपका फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका एस कर्व होता है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इन चारों में से सबसे बढ़िया कर्व कौन सा होता है, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, बताओ कौन सा कर्व सबसे बेस्ट कर्व आपका माना गया। इनमें से बताओ जल्दी से कौन सा कर्व आपका बेस्ट कर्व है, ठीक है। इस चक्कर में मुझे भी ऐसे बोलते थे जब मैं जो करता था, पता क्या डायलॉग मारते हैं, वो आगे क्या तेरी किताब फाड़ रही है ये डायलॉग मारते थे, वो आगे क्या तेरी किताब फाड़ रही है, ठीक है। चलो, कौन सा कर्व होता है भाई आपका, थर्ड। हाँ वेरी गुड भाई, कौन के पॉजिटिव होता है भाई, सीखने वाले की शुरू की स्पीड कम थी और धीरे धीरे करके वो बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ऐसे झांसी में बताना, ये घर वाले देते हैं ऐसे जाना, घर वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, और जो बिचौलिया हो गया, झूठी झूठी बात करके फंसा लेते हैं, ठीक है। मैं नहीं फंसा किसी की बातों में। तो सबसे पहले अपना जॉब ले लो, और एक बार जॉब मिल गई और जॉब लेने के बाद एक बार पावर मिलेगी, फिर उसके बाद घर वाले काबू में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंशन नहीं। अब यहाँ पर कोई घर वाला थोड़ी देख रहा होगा वीडियो, यहाँ पर तो हम और आप लोग है ना, चुपचाप आप लोग अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हो और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। एक बार जॉब ले लो और एक बार पावर भी आ गई और उसके बाद सैलरी भी आ गई, फिर घर वाले थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। अभी तो पूरी पावर इन्हीं के हाथ में, ठीक है। तो जॉब ले लो एक बार, उसके बाद देखना, ठीक। आप लोग इसका मतलब मेरे ही ग्रुप के हो सारे के सारे चलो इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जैसे ही उसके नाम से पता चल रहा है, सीटेट में पढ़ा होगा, जब लर्निंग का ट्रांसफर होता है, यानी जो चीज हमने सीखी है एक जगह का सीखा हुआ जब दूसरी जगह में आपको हेल्प करता है, या दूसरी जगह में प्रॉब्लम डालता है, या दूसरी जगह में कुछ भी नहीं करता, तो ये होता है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने सीटेट के अंदर जो चीज पढ़ी, ये चैप्टर आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा, और यही आप लोगों ने पढ़े भी हुए, ज्यादा मुझे इसको कराने के लिए जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा सा चैप्टर आपका, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में हेल्प करे। क्या काम करे, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में हेल्प करे, तो ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे आप लोगों ने सीटेट के अंदर जो पेडागोजी पढ़ी, और वो पेडागोजी आपके केवीएस के एग्जाम के अंदर क्या काम कर गई, हेल्प कर गई, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में क्या काम करे, प्रॉब्लम डाल दे, तो ये होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए सीटेट के अंदर आप लोगों ने पेडागोजी पढ़ ली और उसके बाद आप लोग अपना बैंक का एग्जाम देने चले गए या रेलवे का एग्जाम देने चले गए, तो क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी पढ़ते हैं और यहाँ आपकी पेडागोजी नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा एक होती है आपकी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ ना तो प्रॉब्लम दे और ना ही आपकी हेल्प करे, तो ये होता है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। तो भाई लर्निंग के बारे में जो बेस था वो मैंने आज की वीडियो के अंदर करा दिया।